हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्विज के बारे में। हम लोग क्या आते हैं सबसे पहले अपने पहले क्विज पे। तो हमसे क्या कह रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास होती है एक डिजाइन, ऑब्जेक्ट होते हैं उस डिजाइन को कॉपी करके कई चीजें जो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे इसमें कितने दिख रहे हैं? जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये हमारे 9 क्या है यहाँ पे कह सकते हो बॉटल के ढक्कन है। तो बॉटल के ढक्कन का एक डिजाइन बना होगा। ठीक है, और उस डिजाइन को देखते हुए हम लोगों ने कैसा ढक्कन बना दिया हमारे सामने रखे हैं। फिर ये हमारी मार्कर क्लास है। यहाँ पे मार्कर क्लास के अंदर एक खूब सारे ऑब्जेक्ट बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 जो है वो क्या है, मार्कर हैं, अलग अलग मार्कर। और इनकी क्या कौन सी क्लास होगी? मार्कर क्लास होगी। मार्कर की डिजाइन एक होगी, अब उससे अलग अलग रंग के बना दिए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कितने ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो 7 + 9 कितना होगा? 16 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। समझ गए? आई होप कि क्विज वन तो आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। हमसे अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कितने टाइप के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने टाइप के। जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 आपके बोतल के ढक्कन है और 3 3 6 3 7 7 आपके यहाँ पे मार्कर है। बट अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा है आप टोटल कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो। आपसे पूछा कितने टाइप के ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया, ठीक है, ढक्कन का। और ये रहा हमारा दूसरा टाइप के ऑब्जेक्ट है हमारे मार्कर। तो हम यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, पहला ढक्कन और दूसरा मार्कर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 सबसे आसान थे। फिर थर्ड पे आते हैं। हमसे क्या 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 साउंड जो हम सुनते हैं क्या वो ऑब्जेक्ट है? तो आप सोचो कि क्या इसके एट्रीब्यूट्स और पॉसिबल हैं? क्या साउंड के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? तो आप ही सोचो साउंड के और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है कि साउंड हो सकता है किसी का तेज हो, किसी का धीमे हो, तो ऐसा। ठीक है, तो हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? यस, कि हाँ भाई साउंड भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई बंदा तेज बोल रहा है, कोई बंदा धीमे बोल रहा है, कोई बंदा बहुत पतली आवाज में बोल रहा है, कोई बंदा बहुत मोटी आवाज में बोल रहा है। तो इसके अलग अलग हमें हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकें। हाँ, ये तेज आवाज बोलने वाला बंदा है, ये धीमी आवाज बोलने वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट हमारा पतली आवाज में बोलता है, वाली आवाज में मोटी आवाज में बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है क्या लाइट एक ऑब्जेक्ट है? जो रोशनी पड़ रही है, देखो रोशनी पड़ रही है तो मेरा काला वाला मुंह जो है आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि हाँ मैं कुछ हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 2 मेगापिक्सल कैमरा में इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो लाइट है क्या ये ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल लाइट एक ऑब्जेक्ट है। लाइट क्यों ऑब्जेक्ट है इसका रीजन हम लोग अभी जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, लाइट एक ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि लाइट में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इसकी पिच होगी, इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब भाई हर एक लाइट की पिच, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये सेम तो नहीं होती। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लाइट में डिफरेंस होगा। और इसका बिहेवियर भी है भाई, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट मारती हैं, कुछ ट्रांसमिट करती हैं, तो अलग अलग अपना सीन है, समझ रहे हो। तो लाइट एक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है? यस है। समझ गए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है इनमें से स्टेटमेंट को करेक्टली चूज करें और बताएं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैंने आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। तो पहले देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इनिट, जो कि एम्प्लॉय आईडी को पहले ही सेट कर देगा नन। फिर एलिजिबिलिटी नाम का हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, जो कि चेक करेगा कि अगर एम्प्लॉय आईडी अगर 9000 से बड़ी है और कम है 10,000 से, तो एम्प्लॉय को क्या होगा, कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं तो एम्प्लॉय को एलिजिबल नहीं है, उसको स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर EMP1 नाम की मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी आईडी को मैंने सेट कर दिया 10,000, मान लो हमने ऐसे सेट कर दिया। फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी चेक करो। तो इसके हिसाब से देखो, तो इसकी अगर एम्प्लॉय आईडी 10,000 है तो इसका तो काम हो गया। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब इसको स्पेशल बेनिफिट मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने दूसरा एम्प्लॉय 2 बनाया और एम्प्लॉय 2 की आईडी हमने कर दी 4500। जब इसकी आईडी 4500 हमने कर दी है भाई, तो ये बताओ क्या इसकी ये एलिजिबल होगा वो गिफ्ट पाने के लिए? बेचारा इसको जो है गिफ्ट नहीं मिलेगा और ये गिफ्ट लूट ले जाएगा एम्प्लॉय 1। तो ये था हमारा टोटल क्लास का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो आपको यहाँ पे दिखा। अब गंदगी मैंने यहाँ पे ज़्यादा मचा दी, तो इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या है। तो इसको समझते हैं, अब हम समझ जाएंगे क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल क्रिएट होगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के लिए क्या एक ही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल क्रिएट होगा? तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी में नन पड़ा हुआ है। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जब उस क्लास को यहाँ पे डिफाइन करेगा, मतलब जो क्लास से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, तो उसके लिए स्पेशली अलग अलग बनेंगे एम्प्लॉय आईडी। मतलब जो EMP1 का एम्प्लॉय आईडी है वो पहली बार बनेगा जब EMP1 के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। जैसे ही हम EMP2 के बारे में बात कर रहे होंगे, तो इस बात की गारंटी नहीं कि ये जो है सेम बनेगा, ये अलग बनता है हमेशा।
समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने दोबारा क्लास को बुलाया है, जितनी बार क्लास को बुलाओगे उतनी बार सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी नाम का वेरिएबल बनेगा, इसमें नन वैल्यू पड़ी होगी। तो EMP1 के लिए अलग बनेगा, EMP2 के लिए अलग बनेगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा पहले ही गलत हो गया। फिर ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। देयर विल बी 2 एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल, वन फॉर EMP1 एंड वन फॉर EMP2। बिल्कुल सही बात है, EMP1 और EMP2 दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग बनेंगे हमारे क्या, एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल, जिनकी वैल्यू होगी नन। और जब तक हम उसको चेंज नहीं कर देंगे, यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे चेंज कराया है, जब तक हमने चेंज नहीं करा है इस लाइन तक, उसकी वैल्यू है क्या होगी, नन होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। फिर जब चेक एलिजिबिलिटी हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे EMP1 में, तो जो सेल्फ है रिफर करेगा EMP1 को। तो आप ही बताओ सेल्फ किसको रिफर करेगा, जो उस समय पे जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी। क्या कह रहे हैं, जब आप चेक एलिजिबिलिटी फंक्शन को बुलाएंगे EMP1 ऑब्जेक्ट में, तो सेल्फ क्या EMP1 को रिफर करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा उसी को, मतलब सेल्फ हमेशा उसी को रिफर करेगा जो उस समय का ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी। तो अगर यहाँ पे EMP1 के बारे में बात हो रही है, तो सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, EMP1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा EMP1 की एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू नन, EMP1 की एम्प्लॉय आईडी अगर बड़ी है 9,000 से, ऐसे चेक करेगा। समझ गए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं, और यहाँ पे टिक लगा, ये सही रहा, ये सही रहा, ये गलत हो गया। फिर EMP2 में अगर हम चेक एलिजिबिलिटी फंक्शन को इन्वोक करेंगे, तो सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन होगी क्या, आप बताओ। जब हम यहाँ पे EMP2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी को यहाँ पे कॉल करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन होगी कि नहीं, पहले देखते हैं। पहले यहाँ पे EMP2 इज इक्वल टू ये चला, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन हो गई। फिर इसने एम्प्लॉय वाली आईडी की वैल्यू 4500 कर दी, मतलब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे नन को काट दिया और यहाँ पे कर दिया 4500। ठीक है, अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी जब कॉल होगी, तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू क्या हो गई, 4500 हो गई। किसके लिए, EMP2 के लिए। तो वो क्या कह रहा है, EMP2 में जब हम चेक एलिजिबिलिटी कॉल करेंगे, तो क्या सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, नन नहीं होगी, 4500 होगी। इस केस में हमसे बोल रहा है EMP2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी जब इन्वोक करेंगे, तो क्या लाइन 8 चलेगी, देख लेते हैं। तो चेक एलिजिबिलिटी कॉल हुई, हम लोग इधर आए। ठीक है, यहाँ देखा सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी कितनी है, 4500 है। तो 4500 बड़ा होता है 9,000 से, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ मिला हमें फॉल्स, तो मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ एल्स में आए, हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये लाइन कौन सी है, लाइन नंबर 8 है। इसका मतलब EMP2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी कॉल करोगे, लाइन नंबर 8 जो है हमारी आने वाली है। तो हमारा ये क्या है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास दी गई है, तो अब हम मान लेते हैं कि चलो हम लोग अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत समय लग रहा है। तो OBJ इक्वल टू एग्जाम्पल 10, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बन गया OBJ नाम का एग्जाम्पल क्लास का, इसमें 10 वैल्यू पड़ी है। तो 10 यहाँ नम में गया, और यहाँ पे OBJ के नम में क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके नम में वैल्यू आ गई 10। फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं obj डॉट गेट नम। तो obj डॉट गेट नम मतलब यहाँ पे आए, और इसे रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट नम की वैल्यू। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू क्या है, 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। फिर obj डॉट सेट नम, अब उसकी वैल्यू को सेट कर रहा है 15। तो सेट नम में गया, यहाँ पे वैल्यू आई कितनी, यहाँ पे वैल्यू आई 15, और सेल्फ डॉट नम की वैल्यू पहले 10 थी, अब क्या हो गई 15 हो गई। तो यहाँ पे 10 कट के कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, ये हमसे क्या कह रहा है, प्रिंट करो obj डॉट गेट नम। तो obj डॉट गेट नम यहाँ आए, और यहाँ पे इसको प्रिंट करने का, तो ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट नम, मतलब इस समय नम की वैल्यू क्या 15 है, तो नम की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 है, तो ये तो गलत हो गया। 10 आएगा फिर 15 आएगा, तो ये वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे क्या कह रहा है, क्लास बनी है, क्लास को भी मत देखो, इधर आओ। OBJ को एग्जांपल 10, मतलब यहाँ पे सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये मैं सोचना सेम क्वेश्चन है, सेम हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस है। ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो OBJ डॉट गेट नम, तो गेट नम पे आए, और ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो OBJ डॉट गेट नम, तो हमें सेल्फ डॉट नम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। 10 है, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर इस लाइन पे आए, लाइन नंबर 12 पे हमसे क्या कह रहा है, OBJ में सेट नम कर दो 15, तो सेट नम पे गए, यहाँ पे आ गई वैल्यू 15, और नम इज इक्वल टू नम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डॉट नम को नहीं चेंज करा है, इसने एक नम नाम का वेरिएबल अलग से बनाया है। तो ये सेल्फ डॉट नम ये अलग है, और ये नम यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो OBJ डॉट गेट नम। अब दोबारा गेट नम को यहाँ पे प्रिंट करो, तो गेट नम पे आए, और सेल्फ डॉट नम की अभी वैल्यू 10 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 10। अगर यहाँ पे लिखा होता कि सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू 15, तब जाके सही चलता है, क्योंकि फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे अभी चेंज नहीं करी, हम लोग सीधा वैल्यू यहीं पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसका आउटपुट पूछ रहा है, क्लास बनी है, यहाँ पे आते हैं C1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर क्लास का। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लास को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमेशा इनिट हमेशा चल जाता है, तो इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा।
कस्टमर आईडी की वैल्यू यहाँ पे 100 पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो C1 डॉट कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे C1 डॉट कस्टमर आईडी प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे क्लास के अंदर देखिएगा कहीं C1 की जगह क्या हो जाता है, क्लास के अंदर सेल्फ हो जाता है। देखिए क्लास के अंदर कहीं सेल्फ डॉट कस्ट आईडी लिखा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो सिर्फ कस्ट आईडी लिखा है, सेल्फ तो नहीं लिखा है। अगर सेल्फ नहीं लगा मतलब ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि इस लाइन में C1 डॉट कस्ट आईडी बोल रहा है, समझ गए। अगर यहाँ पे लिखा होता सेल्फ डॉट कस्टमर आईडी को 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 100 आ जाता। अपने केस में क्या आएगी, अभी एरर आएगी। फिर नंबर 9 में सेम हमारे पास क्वेश्चन है, C1 इक्वल टू कस्टमर है, ठीक है। हमारी कस्टमर इनिट में सेल्फ डॉट आईडी मतलब C1, सेल्फ का मतलब क्या है, करंट कॉलम ऑब्जेक्ट मतलब C1, सेल्फ यहाँ पे C1 है, तो C1 डॉट आईडी, C1 की आईडी कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। अभी प्रिंट करना चाहता है C1 की आईडी। अभी हमने देखा C1 की आईडी कितनी, 100, तो यहाँ पे बोल रहा है C1 डॉट आईडी निकालो, मतलब क्लास के अंदर देखो, क्लास के अंदर क्या देखो, सेल्फ डॉट आईडी, क्या वैल्यू 100 पड़ी, आंसर कितना आ गया, 100 आ गया, समझ गए। फिर नंबर 10 पे आओ, सेम क्लास बनी है, C1 इक्वल टू कस्टमर 200। अभी 200 गया यहाँ पे उठ के आईडी के पास, आईडी से यहाँ पे आईडी इक्वल टू 100 हो गया, तो आईडी में वैल्यू 200 गई और यहाँ पे आईडी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। मतलब ये आईडी जो है और इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जिसका भी लेना देना होता है वहाँ पे सेल्फ लगा होता है, यहाँ पे सेल्फ नहीं लगा है। प्रिंट करना चाहता है C1 डॉट आईडी, तो C1 डॉट आईडी प्रिंट करना है, तो क्लास के अंदर क्या ढूंढोगे, सेल्फ डॉट आईडी। सेल्फ डॉट आईडी कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गई, एरर आ गई, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, सेम क्लास बना है, C1 इक्वल टू कस्टमर 200, 200 उठ के गया ID1 में, 200 आके सेव हो गया। फिर ये क्या बोल रहा है कि सेल्फ डॉट आईडी में ID1 रख दो, मतलब ID1 की जो वैल्यू थी वो आके यहाँ पे सेल्फ डॉट आईडी पे रख दी, तो सेल्फ डॉट आईडी पे हमारा क्या आ गया, 200 आ गया। ये हमसे प्रिंट करने को कह रहा है C1 डॉट ID1, तो C1 डॉट ID1 का मतलब क्लास के अंदर क्या देखोगे, सेल्फ डॉट ID1, तो सेल्फ डॉट ID1 कहीं लिखा है क्या, सेल्फ डॉट ID लिखा है, बट सेल्फ डॉट ID1 कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, तो अभी भी क्या आएगी, एरर आएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर सेल्फ C1 डॉट आईडी बोलता है, ये इतना बोलता है, ये अगर मान लीजिए हटा देते तो हमारा आंसर क्या आता है, C1 डॉट आईडी ढूंढा, तो अंदर आता सेल्फ डॉट आईडी ढूंढना है। यहाँ पे इसको क्या मिल गया, ये वैल्यू ID1 के बराबर है, मतलब 200 के बराबर है, तो इसका आंसर आया था 200। तो अपने केस में यहाँ पे क्या लगा है, अपने केस में यहाँ पे ID1 मांग रहा है, जो कि वेरिएबल कहीं बना ही नहीं है, सेल्फ डॉट आईडी बना है, सेल्फ डॉट ID1 पूछ रहा है। सेम क्लास C1 इक्वल टू कस्टमर 200 पास करना, 200 ID1 पे गया, फिर ID1 में वैल्यू सेल्फ डॉट आईडी में कितनी वैल्यू आ गई, सेल्फ डॉट आईडी में वैल्यू आ गई 200। अब इतना समझ में आया। फिर क्या प्रिंट करने का है, C1 डॉट आईडी, C1 डॉट आईडी प्रिंट करना है, मतलब क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ डॉट आईडी कहीं लिखा होना चाहिए। देखो सेल्फ डॉट आईडी कहीं लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, 200 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 200 आ गया। मतलब आसान है, ऐसी लाइन से देख देख के करना होता है। कि हमारे क्लास बुक नाम की क्लास है, तो ये समझना है। देखो माई फेवरेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने बुक क्लास का, फिर अपनी बुक का जो टाइटल है वो रख दिया हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग। फिर हम लोगों ने, ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्ट, फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे योर फेवरेट का, और योर फेवरेट नाम का ऑब्जेक्ट बना के उसका टाइटल रख दिया लर्न पाइथन द हार्ड वे, और इसका दिया हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमसे क्या कह रहा है कि माई फेवरेट डॉट टाइटल, मेरी फेवरेट का टाइटल जो पहले हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग था उसको हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग ना रख के अब उसको क्या कर दो, उसे कर दो लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो अब ये क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट माई फेवरेट इज, तो कह रहा है माई फेवरेट डॉट टाइटल, इसका मतलब हमारा क्या प्रिंट होगा, माई फेवरेट इज, और माई फेवरेट का टाइटल क्या है, लर्निंग पाइथन है। पहले हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग था, मगर बाद में हमने इसकी वैल्यू क्या करी, अपडेट कर दी इसकी वैल्यू। देखो माई फेवरेट टाइटल की वैल्यू हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग थी, और अब क्या है, माई फेवरेट टाइटल की वैल्यू लर्निंग पाइथन है। तो माई फेवरेट इज, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, लर्निंग पाइथन। हमारा क्या आ जाएगा, माई फेवरेट इज लर्निंग पाइथन। फिर अगली लाइन क्या प्रिंट होगी, योर्स इज योर फेवरेट टाइटल, और योर का फेवरेट टाइटल क्या है, योर का फेवरेट टाइटल हमारा है लर्न पाइथन द हार्ड वे। तो हमारे दो आ जाएंगे यहाँ पे आंसर, तो आ जाएगा माई फेवरेट इज लर्निंग पाइथन, और दूसरा योर इज लर्न पाइथन द हार्ड वे, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमसे कह रहा है कि लाइन नंबर 12 पे हम क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम ऐसा क्या लिख दें तद्दा कि हमारा आंसर 6 आ जाए, समझ रहा हूँ। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये क्लास है, हम लोगों ने ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया एग्जाम्पल क्लास का, इनिट अपने मन से चल जाएगा, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है ओबीजे डॉट सेट नम 6, मतलब हम लोग सेट नम नाम के फंक्शन कॉल करेंगे और वहाँ पे 6 पास करें, सेट नम में 6, मतलब नम की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या पास हुई है, बाहर से 6 हुई है, अंदर है सेल्फ डॉट नम जिसमें 5 पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है, अपडेट होकर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो मतलब अब ये जो वैल्यू है 6 उठ के सेल्फ डॉट नम में हो गई, ठीक है। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि आंसर 6 आ जाए, तो सीधी सी बात है, आंसर 6 हमें चाहिए तो हम सेल्फ डॉट नम की वैल्यू को प्रिंट करा दें, यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। बट क्या प्रिंट करना सही है, यहाँ पे हम लोग को गेटर यहाँ पे मेथड मिला, मतलब ये हमें वैल्यू डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो हमें सेल्फ डॉट नम की वैल्यू रिटर्न करना हो, तो यहाँ पे ये कर रहा है, तो क्यों ना हम इस फंक्शन को ही कॉल कर लें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट
गेट नम, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, ओबीजे डॉट गेट नम, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, लाइन नंबर 9 पे क्या लिखे हैं, तो आंसर जो है लाइन 13 पे आ जाए 5। ओहो, मतलब लाइन 13 पे हमें इसका आंसर कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या लिखें कि आंसर इस लाइन पे 5 आ जाए। तो देख लेते हैं, ये हमारी क्लास बनी है। देखो क्लास को शुरुआत में पढ़ोगे समय बर्बाद होगा। ओबीजे कोड एग्जांपल, हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम, और पहले ऑब्जेक्ट बना है तो पहले यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट के नम में वैल्यू कितनी आ जाएगी, नन। तो यहाँ पे ये वैल्यू इंपॉर्टेंट, सेट डॉट नम की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई। फिर ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम की वैल्यू 10 है, मतलब सेट नम 10 पास कर रहा है। सेट नम पे गए, यहाँ पे नम की कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 10। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नम जिसमें नन पड़ा हुआ था, कुछ नहीं पड़ा हुआ था, अब वहाँ पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। तो ये 10 उठा और सेल्फ डॉट नम में जाके सेव हो गया। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू पहले नन थी, अब क्या है 10 हो गई। फिर हमसे कह रहा है कि प्रिंट करो ओबीजे डॉट चेंज नम, तो इसे ओबीजे डॉट चेंज नम को प्रिंट करना है। अच्छा, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे 5 को प्रिंट करना है। तो 5 को प्रिंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नम की वैल्यू 10 है, तो अगर हम यहाँ पे ये रिटर्न भी कर रहा है सेल्फ डॉट नम को, तो ये अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे तो ये रिटर्न कर देगा 10, और 10 तो हमें आंसर चाहिए नहीं क्योंकि हमें चाहिए आंसर 5। तो या तो हम 10 का आधा कर दें, या फिर यहाँ पे अपनी तरफ से लिख दें, क्या लिखें कि सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कर दो 5। तो हम लोगों ने वही करा है, यहाँ पे लिख देंगे अगर हम सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कर दो 5, मतलब हम यहाँ पे अपडेट कर दें इसकी वैल्यू 10 से, इसको दोबारा 5 बना दें, और जब ये फिर दोबारा रिटर्न करेगा तो अब पक्की बात है कि 5 ही रिटर्न करेगा। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रख लेते हैं, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हमारे पास ये क्लास बनी हुई है, ठीक है। डैम 1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और चलो पहले उसको तो पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। उसको आंसर चाहिए डैम नेम एबीसी डैम और डैम लेंथ 3.5, मगर वो ऐसा कर नहीं सकती, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करने होंगे। क्या होगा, देखो डैम 1 इज इक्वल टू डैम एबीसी डैम 3.5। तो यहाँ पे हमने डैम क्लास बनाई, इसमें एबीसी डैम हमने भेजा, तो सेल्फ डॉट नेम क्या हो गया, एबीसी डैम, और 3.5 जाके कहाँ से हो गया, लेंथ में सेव हो गया। फिर हमसे कह रहा है सेल्फ डॉट नेम जो है नेम हो जाएगा, मतलब डैम 1 का नाम क्या हो जाएगा, एबीसी डैम, और डैम 1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, मतलब अब 3.5 हो जाएगी, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, क्या प्रिंट करो, डैम नेम, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, डैम नेम, ठीक है। वो कह रहे हैं डैम 1 डॉट नेम, तो आप सभी जानते हो कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल प्राइवेट है, मतलब 2 अंडरस्कोर लगे हैं, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे गेट लेंथ नाम का या फिर गेट नेम नाम का यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे डैम 1 के अंदर क्या नेम नाम का कोई वेरिएबल है, पहले चेक करो। तो डैम के अंदर यहाँ पे ये नेम नाम का वेरिएबल है, मगर ये प्राइवेट तो नहीं, यहाँ पे प्राइवेट दिखा रहा है, ये देखो ये प्राइवेट दिखा रहा है, बट यहाँ पे प्राइवेट नहीं है। तो अगर हमें ये लाइन सही करनी है तो यहाँ पे हम ये चीज़ हटा दें, ऐसे ये हटा दिए, डैम 1 का यहाँ पे सीधा डॉट नेम, अगर हम डैम 1 डॉट नेम बोल दें यहाँ पे, तो अब ये सही हो जाएगा, ये सीधा इसको उठा लेगा। तो हम लोग को चेंज लाइन नंबर 9 को चेंज करके क्या करना पड़ेगा कि डैम प्रिंट डैम नेम और डैम 1 डॉट नेम, ना कि डैम 1 डॉट अंडरस्कोर नेम। समझ गए। फिर यहाँ पे आते हैं डैम लेंथ क्या होगी, डैम 1 डॉट लेंथ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डैम 1 डॉट लेंथ पर चेक करेंगे क्या लेंथ का नाम का कोई वेरिएबल है, देखो लेंथ नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, अंडरस्कोर भी लगा है। बट अगर ये प्राइवेट है तो इसको क्लास के बाहर तो हम लोग उठा ही नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट लेंथ नाम का फंक्शन बुलाना पड़ेगा इसको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा फंक्शन है जो हमें रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट लेंथ को। तो हमें ये क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट लेंथ की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन नंबर 10 को यहाँ पे चेंज कर देंगे डैम लेंथ, डैम 1 डॉट गेट लेंथ फंक्शन को बुला लेंगे सीधा, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेंगे और यहाँ पे फंक्शन को बुला लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जगह नहीं दी, तो मैंने कुछ सेंटिंग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमारी क्लास टेबल है, ये बड़ी सी टेबल है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे करा क्या है, डाइनिंग टेबल नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने टेबल क्लास के यहाँ पकड़ा दी। तो डाइनिंग टेबल के लेग कितने हो गए, 4 हो गए, ग्लास टॉप उसका नन हो गया, वुडन टॉप उसका नन हो गया। ये पहले से पता, इनिट तो अपने मन से चलता है जैसे हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, रेट इज इक्वल टू डाइनिंग टेबल, ये कह रहा है डाइनिंग टेबल में एक आइडेंटिफाई रेट नाम का फंक्शन है, वहाँ पे ट्रू वैल्यू भेज दो, फॉल्स भेज दो। डाइनिंग टेबल मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम लोग आइडेंटिफाई रेट को कॉल करेंगे, मतलब यहाँ पे आए, और यहाँ पे ट्रू जो है वो उठ के यहाँ पे चला जाएगा हमारा ग्लास टॉप पे, और यहाँ फॉल्स जो है उठ के चला जाएगा वुडन टॉप पे। तो ग्लास टॉप पे हो गया ट्रू, वुडन पे हो गया फॉल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट असाइन डेटा नाम के फंक्शन पे इसने हमें भेज दिया, और ये कह रहा है ग्लास टॉप और वुडन टॉप भेज दो, मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू चली गई, ये वाली ग्लास टॉप वैल्यू हो गई ट्रू और वुडन टॉप की वैल्यू हो गई
फॉल्स हो गई। यहाँ पे सर्च डॉट ग्लास टॉप की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर ग्लास टॉप है ये क्या है, कि ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये जो ऊपर नन सेव थे, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट करनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, यहाँ आ जाएगी वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे वुडन टॉप में क्या आ जाएगी वैल्यू, फॉल्स आ जाएगी। फिर यहाँ ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब वापस आए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लास टॉप क्या ट्रू है क्या, देखो क्या ग्लास टॉप ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो इसकी जगह रेट क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अगर ये इफ एक बार चल गया तो ना तो ये एलिफ चलेगा ना तो ये एल चलेगा, रिटर्न क्या कर देगा 20,000। 20,000 वापस आया, उसको हम लोगों ने रेट में जाके सेव कर दिया, और आखिर में हम आके प्रिंट कर देंगे यहाँ पे रेट को, तो रेट हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 20,000। समझ गया। आते हैं हम लोग अपने क्विज नंबर 18 पे। तो हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड रेफरेंस वेरिएबल विल बी देयर एट द एंड। तो आई होप कि आप लोगों ने डे 2 में ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल को एक बार पढ़ लिया हो, बट फिर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डाइनिंग टेबल, तो यहाँ पे हम क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखा टेबल एंड देन 2 पैरेंथेसिस लगे, सर यहाँ पे डाइनिंग टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फिर जो बैक टेबल है ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्लास का नाम यूज करा हुआ है। ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो ये जो डाइनिंग टेबल है, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को रिफर करें, मतलब जैसे कि हमने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया ये वाला, ये डाइनिंग टेबल की बात करें, हम यहाँ पे dt लिखे दे रहे हैं छोटे से। ठीक है। तो मान लो कि डाइनिंग टेबल नाम का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेमोरी में कहीं सेव है। ठीक है, ये रहा मेमोरी में। अब हम क्या करें, हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। तो रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है कि कोई एक ऐसा बॉक्स, ऐसा कोई भी वेरिएबल, मान लो x हो गया वो वेरिएबल, जो इसको रिफर करे। मतलब अगर हम x की बात करें तो इसका मतलब हम डाइनिंग टेबल की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारा x क्या हो गया, x हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल, और डाइनिंग टेबल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमसे कह रहे हैं कितने ऑब्जेक्ट और कितने रेफरेंस वेरिएबल हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जहां जहां क्लास नेम का यूज करा गया है वो सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो एक हमारा ऑब्जेक्ट ये मिल गया, और एक ऑब्जेक्ट हमें हमेशा ये मिल गया। तो डाइनिंग टेबल हो गया, बैक टेबल हो गया, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल की। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये खुद में एक रेफरेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये पर्टिकुलर किसी क्लास का है। आप कह सकते हो कि एक क्लास से ही बना है। तो यहाँ पे जो ये होगा एक ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, dt है, ये x है, तो जो भी वेरिएबल के नाम है, हर चीज जो है वो क्या होती है, पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है। और वहीं पे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल की बात कर लें, तो रेफरेंस वेरिएबल भी यही ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि भाई ये भी किसी चीज का एड्रेस स्टोर करके रखे हैं ना अपने अंदर। तो ये भी क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल भी होते हैं। तो हमारे रेफरेंस वेरिएबल कितने हो गए, एक हो गया ये रेफरेंस वेरिएबल, एक हो गया बैक टेबल। अब क्या इसके अलावा ऐसा कोई भी वेरिएबल है जो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू रख रहा हो, जैसे कि बैक टेबल की वैल्यू फ्रंट टेबल में, तो ये कुछ नया मिला। हाँ भाई, फ्रंट टेबल नाम का हमने नया एक बॉक्स बनाया है मेमोरी में, जो बैक टेबल की वैल्यू को रख रहा है, और डाइनिंग टेबल को बैक टेबल रख रहा है। तो इसका मतलब फ्रंट टेबल हमें एक ऐसा नया वेरिएबल मिल गया जो अभी हमने बनाया है। तो हमारे कितने हो गए रेफरेंस वेरिएबल, 3 हो गए, और हमारे ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 2 हो गए। तो वही हमारा आंसर हो गया कि 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कितने रेफरेंस वेरिएबल हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 7 पे है। लाइन नंबर 7 पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, बैक टेबल नाम का जो ऑब्जेक्ट है, जो अभी अभी हमने बनाया है, इसको कितने रेफरेंस वेरिएबल रिफर करना है। तो जो भी मतलब कह सकते हो जो भी वेरिएबल जो बैक टेबल की वैल्यू को असाइन हो रहे हैं, तो कह दो वही वही सारे होंगे रेफरेंस वेरिएबल। तो बैक टेबल देखो कहाँ असाइन हो रहा है, फ्रंट टेबल पे, तो एक हमें ये मिल गया, ये है हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल। फिर बैक टेबल और किसी को असाइन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, फ्रंट टेबल नहीं हो रहा है, बैक टेबल फ्रंट टेबल को हो रहा है, तो एक ये मिला। बट फ्रंट टेबल और फ्रंट टेबल तो एक ही चीज है ना। तो इसका मतलब जो लाइन नंबर 7 पे जो ऑब्जेक्ट है बैक टेबल नाम का, इसको कौन रिफर कर रहा है, फ्रंट टेबल, क्योंकि फ्रंट टेबल ने इसकी वैल्यू को असाइन कर लिया है अपने में। मतलब अब ये इक्वल टू हो गया, मतलब जो बैक टेबल जिसको रिफर कर रहा था उसी को फ्रंट टेबल भी रिफर कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे आंसर नंबर 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लेस्ड आफ्टर लाइन 14, तो एरर आए। लाइन 14 के बाद ऐसी कौन सी लाइन लिख दें इन तीनों में कि एरर आ जाए। तो आप देखो, जब भी ऐसा बड़ा सा डायग्राम दिया हो तो कभी भी इस पूरे को पढ़ना ही नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मत पढ़ो, आखिर में आओ। डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू टेबल, एक डाइनिंग टेबल नाम का ऑब्जेक्ट बना। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास टेबल का इनिट चल गया, तो नंबर ऑफ लेग हो गए 4, क्लास टॉप हो गया नन, वुडन टॉप हो गया नन। ठीक है। फिर अब हमें आइडेंटिफाई डेट को यहाँ पे एक्सेस करने की जरूरत है नहीं, तो अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आता है, हमसे कह रहा है लाइन नंबर 14 के बाद हम लोग ऐसी इन तीनों में कौन सी लाइन लिखें कि एरर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें डाइनिंग टेबल डॉट नंबर ऑफ लेग, ये लाइन नंबर 15 है, मतलब यहाँ पे अगर हम ये चीज लिखें, यहाँ पे अगर हम ये चीज लिखें तो कोई परेशानी होगी क्या। देखो, डाइनिंग टेबल ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट डॉट नंबर ऑफ लेग की वैल्यू 6 कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ लेग की वैल्यू 4 है, हम 6 कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला तो बिल्कुल चल जाएगा, एरर नहीं आएगी।
ग्लास टॉप इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर आए ग्लास टॉप इज इक्वल टू ट्रू, तो ग्लास टॉप अगर हम यहाँ पे लिखते डाइनिंग टेबल डॉट ग्लास टॉप इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सही होता है, यहाँ पे चल जाता है। बट हम अगर यहाँ पे लिख दें इस जगह पे, अगर मैं अब लिख दूं ये ग्लास टॉप इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब भाई ये जो ग्लास टॉप है ये किसी, इसको क्लास से कोई मतलब ही नहीं, नॉर्मल सा वेरिएबल बनाया है हमने। सिंपल सी बात है भाई, हमने यहाँ पे लिखा, हमें इच्छा थी हमने बना दिया ग्लास टॉप इक्वल टू ट्रू। अब इसका इस ग्लास टॉप से ना कोई मतलब है, तो ये भी एक नॉर्मल केस हो गया हमारा, ये भी चल जाएगा, सही है। तो हमारा ऑप्शन बचा आखिर में, मतलब यही बचा, यही गलत हो, यही हमें एरर देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल डॉट रेट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल डॉट रेट, तो रेट क्या हमारा सेल्फ डॉट रेट लिखा है क्या कहीं क्लास में? देखो क्लास में सेल्फ डॉट नंबर ऑफ लिखा है, ग्लास टॉप लिखा है, बटन टॉप, कहीं सेल्फ डॉट रेट, सेल्फ डॉट रेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, रेट दिख रहा है। तो जो रेट है ये क्या है, ये एक नॉर्मल सा वेरिएबल है जो हम लोग बनाते हैं। तो इसको एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस करना है तो आप आइडेंटिफाई रेट फंक्शन को, मतलब इस मेथड को बुला दें, तो ये आपको रिटर्न कर देगा रेट। मगर आप इसको डायरेक्टली क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते डाइनिंग टेबल डॉट रेट। ये हमें आंसर तब देता जब यहाँ इस जगह पे कहीं, या फिर यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे चौथी लाइन पे लिखा होता, क्या लिखा होता कि सेल्फ डॉट रेट। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये लाइन क्या देगी, एरर देगी। तो आई होप कि अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कहते हैं इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। हमारी क्लास कस्टमर है, इसको मत पढ़ो, यहाँ पे आओ। C1 इज इक्वल टू कस्टमर 100, 20, तो C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। अब C1 की जो यहाँ पे कस्टमर आईडी है ये हो गई 100, और C1 की जो एज है वो हो गई 20। तो मैं यहाँ पे ऐसे रिफर भी कर दे रहा हूँ, कस्टमर आईडी ये हो गई और इसकी एज जो है वो क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, फिर ये हमने क्लास के बाहर एक फंक्शन बनाया है, इसको भी अभी देखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज C1, तो C1 नाम का ऑब्जेक्ट था, हमने चेंज फंक्शन को भेज दिया। चेंज के बाद C2 आ गया, मतलब अब C1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और C2 इसको रिफर कर रहा है। ठीक है, फिर हमने इस फंक्शन के अंदर है, हमने क्या बोला, कस्टमर 100, 21, तो हमने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया C2 नाम का। C2 में पहले C1 था, बट मतलब अभी क्या है कि C1 जो है ये एक अलग से यहाँ पे बना हुआ था, ये हमारा क्या बना है, C1। ठीक है, अब हमने क्या करा, चेंज C1, तो चेंज फंक्शन में C1 को भेज दिया, C1 यहाँ का C1 की जगह C2 हो गया। तो एक C2 नाम का वेरिएबल था जो अभी C1 को रिफर कर रहा था, ठीक है, अभी तक। बट यहाँ पे जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि कस्टमर 100, 21, और फिर ये हमने एक दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास को हमने यूज करके दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, C2 नाम का एक अलग से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा C2। ठीक है, अब मतलब ये जो पर्टिकुलर कस्टमर 100, 21 है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको कौन रिफर कर रहा है, C2। तो अब C2 इस चीज को नहीं जाएगा, इस चीज इसके पास नहीं जाएगा, मतलब इसको जो रिफर कर रहा था अब इसको रिफर नहीं करेगा। और अब किसे रिफर करेगा, ये सिंपली आपका रिफर करेगा इधर। तो मतलब C2 पहले C1 को रिफर कर रहा था, बट अब C2 खुद को रिफर कर रहा है, क्योंकि C2 इज इक्वल टू कस्टमर, हमने दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ये लाइन हो गई। फिर यहाँ पे प्रिंट C1 डॉट एज, C1 की एज क्या है, तो C1 तो अभी वैसे का वैसे ही रखा है ना, तो C1 की एज क्या थी, C1 की एज थी 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये हमारी क्लास बनी है, इसको मत देखो, इधर आओ। C1 इज इक्वल टू कस्टमर 100, 20, तो कस्टमर ये 100 गया, ये उठ के यहाँ चला गया, सेल्फ पे गया। ठीक है, और 20 कहाँ गया, 20 उठ के यहाँ पे एज पे गया। अब आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे सेल्फ इसने इस साइड क्यों लिख दिया, राइट साइड क्यों लिख दिया। देखो जरूरी नहीं कि हम लोग सेल्फ लिखें ही, कोई सेल्फ कीवर्ड नहीं है हमारा। यहाँ पे आईडी भी लिखेंगे तो भी वो मतलब कुछ भी लिख सकते हो ऐसा जो ऑब्जेक्ट की तरह अंदर यूज हो पाए। जैसे कि C1 की बात है, हम अंदर C1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी अगर मैं C2 नाम का ऑब्जेक्ट है तो C2 यहाँ पे हम बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रख दो जो कॉमन रहे और वो ऑब्जेक्ट के लिए हो, मतलब जब भी हम C1 की बात करें तो जहाँ आईडी है वहाँ हर जगह क्या हो जाए, C1 हो जाए, ऐसा। तो अभी C1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी की जगह C1 हो जाएगा। तो C1 के सेल्फ में क्या आ गया, सेल्फ आ गया, सेल्फ की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। फिर C1 की एज में क्या आ गया 20 आ गया। अब हमसे कह रहे हैं C1 डॉट सेल्फ क्या होगा, तो सेल्फ यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि C1 डॉट सेल्फ क्या है, ये सेल्फ कोई एक कीवर्ड नहीं है जो हमेशा हम सेल्फ ही यूज करें, हम लोग आईडी भी यूज कर सकते हैं, हम लोग XYZ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो C1 डॉट सेल्फ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 100 उठ के गया है सेल्फ में, तो C1 डॉट सेल्फ की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हमसे कह रहा है एक ये बड़ा सा कोड है एंड यहाँ पे ये आपको कुछ सेट ऑफ यहाँ पे चीजें दी गई हैं, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से एट्रीब्यूट इंस्टेंस हैं और कौन से वाले का है क्लास एट्रीब्यूट है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं, इंस्टेंस मेथड कौन से हैं, स्टैटिक वेरिएबल कौन से हैं, स्टैटिक मेथड कौन से हैं। अब मैं आपको इसको पहचानना बताता हूँ। देखो जैसे इस नेम पे आते हैं, ये नेम कहाँ पे लिखा है, ये नेम लिखा है ये, तो ये जो नेम लिखा है क्या इसके आसपास कहीं सेल्फ लगा है क्या, देखो देखो सेल्फ डॉट लगा है, सेल्फ डॉट लगा है मतलब ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ऑब्जेक्ट को और क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं क्लास का। ऑब्जेक्ट आर नोन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये क्या हो गया, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। तो हम सीधा करेंगे नेम को उठा के हमने फिट कर दिया।
फिर अब आते हैं इधर जेंडर पे। जेंडर देखो कहाँ पे है, जेंडर ये लिखा है जेंडर सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर के पहले सेल्फ है ना, सेल्फ डॉट मतलब हम ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है, तो जेंडर क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, जेंडर को हमने यहाँ फिट कर दिया। फिर वाटर सोर्स, वाटर सोर्स पे आते हैं। वाटर सोर्स कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। क्या वाटर सोर्स के पहले सेल्फ लगा है, नहीं लगा है ना, सेल्फ नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। अब इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये देखो जस्ट क्लास के नीचे है और किसी मेथड के अंदर नहीं यूज करा गया। देखो ये क्लास के अंदर है, क्लास के जस्ट नीचे हमने डिक्लेयर कर दिया कि वाटर सोर्स नाम का एक वेरिएबल है जो कॉमन रहेगा इन सब के लिए, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल हो गई तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेरिएबल। क्लास वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल एक ही चीज होती है, तो वाटर सोर्स हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं ड्रिंक्स वाटर और सेल्फ। ड्रिंक्स वाटर और सेल्फ यहाँ लिखा है, सेल्फ लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस, तो इंस्टेंस मेथड हो गया है, क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड हो गया। फिर हम लोग का बचा गेट वाटर सोर्स। गेट वाटर सोर्स कहाँ है भाई, ये लिखा है, तो गेट वाटर सोर्स में कहीं सेल्फ लिखा है क्या, नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा है स्टैटिक मेथड से, मतलब क्लास का मेथड है ये, तो क्लास का मेथड ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक मेथड हो जाएगा, तो गेट वाटर सोर्स यहाँ फिट हो गया। तो मतलब आपको बॉक्स उठा के इधर रखने, तो देखने की बस यहाँ पे बात है, कैसे आप देखते हो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते, कहता है इसका आउटपुट क्या है। एक ये बड़ी सी हमारी क्लास दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आते हैं। प्रिंट करो वाटर सोर्स ऑफ लॉयन, तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा वाटर सोर्स ऑफ लॉयन, तो हमारा प्रिंट हो गया वाटर सोर्स ऑफ लॉयन। फिर हमसे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, तो कह रहा है क्लास नेम लॉयन डॉट गेट वाटर सोर्स। तो लॉयन क्लास में जाओ और गेट वाटर सोर्स नाम का कोई मेथड है, वहां से जो वैल्यू आ रही है उसको जाके प्रिंट करो। तो चलते हैं लॉयन क्लास में गए, यहाँ पे आ गए, हमसे कह रहा है गेट वाटर सोर्स नाम के मेथड ढूंढो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा गेट वाटर सोर्स। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, कह रहा है लॉयन डॉट वाटर सोर्स रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, लॉयन डॉट मतलब क्लास का वाटर सोर्स कहाँ है, तो क्लास का वाटर सोर्स ये है, जिसमें क्या लिखा है वेल इन द सर्कस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वेल इन द सर्कस। सिंपल, समझ गए, मतलब बहुत ही आसान है, इसको देखना और बिल्कुल परेशानी बिल्कुल यहाँ पे आपको नहीं होने वाली, ठीक है। फिर ये हमारी लाइन ये एग्जीक्यूट हो गई। हमसे कह रहे हैं सिम्बा इज इक्वल टू लॉयन सिम्बा कॉमा मेल, तो सिम्बा नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, सिम्बा कॉमा मेल मतलब सिम्बा चला गया हमारे नेम में और मेल चला गया हमारा जेंडर सिम्बा के लिए, ठीक है। तो नेम हमारा सेट हो गया सिम्बा और जेंडर क्या सेट हो गया, मेल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ हमसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ये हमसे क्या कह रहा है, सिम्बा डॉट ड्रिंक वाटर ऑब्जेक्ट डॉट ड्रिंक वाटर, तो कहीं अब ये देखो उस क्लास के अंदर कहीं ड्रिंक वाटर नाम का मेथड है, इसके अंदर सेल्फ पास है, तो ड्रिंक वाटर नाम का मेथड इसके अंदर सेल्फ पास है, मिल गया। ये जो भी रिटर्न करेगा उसको बाहर लाओ और प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ है। तो ये क्या क्या ला रहा है भाई, सेल्फ डॉट नेम, मतलब खुद ही प्रिंट कर रहा है, देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू क्या है, सेल्फ डॉट नेम यहाँ है और नेम मतलब यहाँ पे नेम, और नेम कहाँ है, सिम्बा है, सिम्बा उठ के यहाँ आया, सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू सिम्बा हो गई, तो सेल्फ डॉट नेम की जगह क्या क्या सिम्बा, तो हम लोग के यहाँ आंसर क्या होगा सिम्बा। फिर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द, ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द, फिर लॉयन डॉट वाटर सोर्स क्या है, लॉयन क्लास में वाटर सोर्स नाम का क्लास वेरिएबल है क्या, इंस्टेंस वेरिएबल है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल है क्या, तो देखो स्टैटिक वेरिएबल ये है, स्टैटिक वेरिएबल बोलो क्लास वेरिएबल एक ही बात होती है, तो वेल इन द सर्कस, वेल इन द सर्कस। तो आई होप अभी आपको ये पूरा आउटपुट समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हमसे कहता है इसका आंसर बताओ, यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आओ, प्रिंट करेंगे एग्जाम्पल क्लास में जाओ और ऐड मेथड में 100 और 200 पास कर दो। एग्जाम्पल क्लास में गया मैं, ऐड मेथड मुझे मिला, यहाँ पे num1 की वैल्यू कितनी हो गई 100 और num2 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो ये हमसे कह रहा है कि num1 प्लस num2 करो, मतलब 200 प्लस 100 300, 300 इंटू यहाँ क्या 300 इंटू एग्जाम्पल डॉट नम। एग्जाम्पल डॉट नम की वैल्यू क्या, देखो एग्जाम्पल ये क्लास का नाम डॉट नम, क्लास का यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या, देखो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है, बिल्कुल है, नम को रिटर्न है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 200 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 3000। रिजल्ट में आ गया 3000, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट। अब जो भी हमें यहाँ पे ये मेथड रिटर्न करने वाला है, कौन सा मेथड है, स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है स्टैटिक मेथड, जो भी रिटर्न करेगा वो जाके हम प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा 3000 हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कह रहे इसका आउटपुट क्या होगा, इसको नहीं पढ़ाया था पहले, यहाँ पे आओ, डेमो ए, डेमो ए मतलब डेमो नाम की क्लास में इनिट पे ए भेज दो, इनिट पे ए मतलब स्टेटस पे क्या आ गया, ए आ गया। फिर यहाँ पे num5 क्या है, ये क्लास का एक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है,
यहाँ पे है नम की वैल्यू 10 है, नम की वैल्यू यहाँ स्टेटस की वैल्यू a है, नम की वैल्यू 10 है, प्रिंट कर रहा है स्टेटस कॉमा नम। तो जो नम यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो नम की वैल्यू है हम इसी को तो यूज करेंगे। अगर हमें क्लास का इस नम को यूज करना है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, डेमो डॉट नम लिखेंगे, क्योंकि क्लास का वेरिएबल है, समझ गए। इस नम को यूज करना है तो क्या लिखेंगे, नम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a कॉमा 10। तो हमारा आंसर क्या है, a कॉमा 10, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, हमारी ये बड़ी सी क्लास है, कभी भी पूरी क्लास पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, मत पढ़ना। क्या लिखा है, लाइन 13 पे आते हैं। कह रहा है क्लास ए मिल गई हमें, यहाँ पे 1 भेज दो इनिट में। तो इनिट में 1 भेज दिया, var2 की वैल्यू क्या हो गई, var2 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ सेल्फ डॉट var2 मतलब obj1 के लिए var2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे कह देते हैं, अभी इसी लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 1। हमसे कह रहा है obj1, अब ये लाइन कंप्लीट हो गई, फिर हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेथड 1 कॉल कर दो। ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेथड 1 कॉल कर दो, मतलब यहाँ पे है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट 1 का जो var2 है, जो जो इसकी वैल्यू 1 है अभी, उसको क्या कर दो, +1 कर दो, उसमें और एक जोड़ दो। तो अभी हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हट के अब हो गई 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए। और फिर हमसे क्या कह रहा है, क्लास का जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 20 पड़ी है, कह रहा है उसे एक घटा दो। तो क्लास की वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 19 हो गई, सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट मेथड 2 को कॉल करो। तो मैं ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेथड 2 को कॉल कर रहा है, यहाँ पे आए, कह रहा है प्रिंट कर दो क्लास a डॉट var1। तो क्लास के var1 में क्या वैल्यू पड़ी, 20 पड़ी है, पर 20 पड़ी थी, बट वो हो क्या गई, 19 हो गई। तो हमारा क्या आ गया, 19 आ गया। फिर प्रिंट करो सेल्फ डॉट var2। सेल्फ डॉट var2 की वैल्यू क्या है, पहले 1 थी बट बाद में 2 हो गई थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19, 2 आ गया। ठीक है, फिर ये 3 लाइन खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट 2 के बारे में। ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू क्लास ए और 2। तो यहाँ पे क्लास ए जो है हमारी ये बनी। अभी देखो, अब ये सब हुआ तो जितना भी काम अभी हमने करा था सब गायब हो, क्योंकि हम लोग अभी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने लगे। क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट 1 जो है, इसने जो क्लास की वैल्यू है उसको चेंज कर दिया, पहले ही चेंज कर दिया था, तो ये वैल्यू 19 हो गई थी, सिंपल। चलो अब इधर आते हैं, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू क्लास A2। तो क्लास ए पे गए, इनिट में var2 में वैल्यू चली गई 2। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए var2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। हमसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। हमसे कह रहा है 17 पे ऑब्जेक्ट 2 डॉट मेथड 2। ऑब्जेक्ट 2 के लिए मेथड 2 कॉल करो। तो मेथड 2 यहाँ पे है, प्रिंट करो क्लास a डॉट var1। var1 की वैल्यू क्या है, क्लास वेरिएबल की 20 थी बहुत पहले, मगर ऑब्जेक्ट 1 ने उसे काट के 19 कर दिया था। अब जो हमारी ये वैल्यू होती है, क्लास की जो वेरिएबल होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ये हमेशा, मतलब अगर इसमें आपने कोई चेंजमेंट कर दिया तो अगले ऑब्जेक्ट के लिए भी ये चेंजेस बने रहेंगे, ये होता है। ठीक है, तो ये 19 प्रिंट हो गया हमारा। तो हमारा अगला आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। फिर हमसे कह रहा है यहाँ पे कि सेल्फ डॉट var2 की वैल्यू प्रिंट कर। तो सेल्फ डॉट var2 की वैल्यू अभी हमने देखा यहाँ पे 2 है, तो 2 उठ के यहाँ प्रिंट हो गया। तो 19 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं इस कोड को देखते हुए। इस कोड में हमारी ये क्लास है। ठीक है, मतलब अब तो हमें स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे तभी हम बता सकेंगे कौन सी गलत है कौन सी सही है। इधर आते हैं, कह रहे हैं देयर विल बी ओनली वन वाटर सोर्स वेरिएबल क्रिएटेड फॉर बोथ सिम्बा एंड नाला। जो सिम्बा और नाला ऑब्जेक्ट हैं, इनके लिए सिर्फ एक वाटर सोर्स वेरिएबल क्रिएट होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे var1 जो है ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी वही था और ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी अपडेटेड वैल्यू ही आई थी। मतलब var1 जो क्लास का वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ एक वाटर सोर्स नाम का वेरिएबल क्लास वेरिएबल होगा जो सिम्बा और नाला दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बना होगा। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये लाइन सही, तो ये मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये चीज हमारी हो गई। फिर हमसे क्या कह रहा है, देयर विल बी 2 सेपरेट वाटर सोर्स वेरिएबल फॉर बोथ सिम्बा। अब देखो यहाँ पे अगर 2 अलग अलग हमारे क्लास वेरिएबल बन जाएंगे हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमारे इस केस में हमारा यहाँ पे भी 20 और 2 आंसर आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे अलग अलग वेरिएबल नहीं बनते, हमारा एक ही क्लास का वेरिएबल होता है और वो जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पे ये लाइन क्या थी, गलत थी, तो इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर ड्रिंक वाटर कैन नॉट एक्सेस वाटर सोर्स वेरिएबल। तो क्या ड्रिंक वाटर मेथड क्या वाटर सोर्स वेरिएबल नहीं यूज कर सकता। देखो ड्रिंक वाटर, देखो ये खुद ही यूज कर रहा है, क्या फालतू की बात कर रहा है। यहाँ पे वाटर सोर्स वेरिएबल क्यों नहीं यूज करते, अगर हमें वाटर सोर्स वेरिएबल को यूज करना है क्योंकि ये क्लास का है वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल है, इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल है, इसका यूज करना है तो लॉयन डॉट हम लोग ऐसे करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यूज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ड्रिंक वाटर कैन नॉट एक्सेस, ये कह रहा है कि ड्रिंक वाटर मेथड एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये तो गलत बोल रहा है ना। देख हमने ये उठा लिया। फिर
वाटर सोर्स जो है ये हमेशा हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सेल्फ। क्या सेल्फ का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं? तो आप ही बताओ। इसका ये क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसको यूज करने के लिए हम लोग को क्लास का नाम चाहिए होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से काम नहीं चलने वाला है, समझ रहे हो? तो अगर हमें क्लास का नाम यूज करेंगे तभी हम वाटर सोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वाटर सोर्स को हम लोग सिर्फ सेल्फ का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइन भी इसने क्या बोली, गलत बोली। इसीलिए हमने इन तीनों को क्या करा, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। हमसे क्या कह रहा है, वाटर सोर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लॉयन ऑफ द सेम क्लास। अब सही बात है, लॉयन का यूज मतलब सेम क्लास नेम का यूज करके हम लोग वाटर सोर्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर सोर्स क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। तो आई होप कि अभी आपको ये तीन ऑप्शन में सेलेक्ट कर इसका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। क्लास एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक इसको मत पढ़ो। ओबीजे इक्वल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल नाम का एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बन गया एग्जाम्पल क्लास का। तो इनिट चल गया, इनिट में सेल्फ डॉट नम की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करो। देखो डिस्प्ले नाम का कहीं कोई मेथड है क्या इस क्लास के अंदर जहाँ पे अंदर सेल्फ लिखा हो, क्योंकि हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब उस मेथड के अंदर भी सेल्फ लिखा होना चाहिए। देखो डिस्प्ले नाम का मेथड तो मिल गया, बट यहाँ पे सेल्फ कहाँ है, सेल्फ तो है ही नहीं। अगर सेल्फ नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेथड ही नहीं है। अगर हमें ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले चलाना होता तो यहाँ पे एक हमारा मेथड होना चाहिए था, डिस्प्ले अंदर सेल्फ लिखा होना चाहिए था, बस सेल्फ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, स्टैटिक मेथड जो है इसको सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल, ये सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। तो वो बात यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जो डिस्प्ले है यहाँ पे हमें कब चलेगा, जब यहाँ पे हम सेल्फ लिखेंगे, बट अब ये नहीं चल सकता क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बोल रखा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉयन डॉट सॉरी लॉयन एग्जाम्पल डॉट क्लास का नाम, क्लास का नाम डॉट डिस्प्ले, ऐसे कुछ करें तो समझ में भी आए। ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करो विद रिस्पेक्ट टू टाइप एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। देखो वेरिएबल तीन टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा इंस्टेंस, तीसरा लोकल। आप बहुत जगह पढ़ोगे, आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा इन तीनों में। अब मैं बताता हूँ इसको समझना कैसे। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल जिनको हम लोग क्लास नेम का यूज करके एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास के जस्ट नीचे तुमने क्या बना दिया, var1 इज इक्वल टू 500। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टैटिक। क्योंकि अब हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम क्या लिखेंगे, क्लास ए डॉट अंडरस्कोर var1, जब भी हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्लास नेम का ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। फिर यहाँ पे देखो जहां जहां सेल्फ लगा होता है वो क्या होता है, हमारा इंस्टेंस, मतलब वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड, ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे var2 के पास सेल्फ लगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया मेरा और एक ये हो गया, बट ये दोनों सेम है, आप देख पा रहे हो। इसको मैं जोड़ देता हूँ, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे हमें एक इंस्टेंस वेरिएबल मिल गया। फिर हमसे क्या कह रहा है, और जितने भी बाकी वेरिएबल होंगे उनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो var2, ये var2 और अंडरस्कोर var2 अलग है। अंडरस्कोर var2 क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस करते हैं। बट ये var2 हमारा लोकल वेरिएबल है, इसके पीछे कहीं भी सेल्फ नहीं लगा है। एक var2 मिल गया हमें, एक var3 मिल गया। तो ये ऐसे हमें दो मिल गए जो क्या है, हमारे लोकल वेरिएबल है। इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का मैनेजर है, वो चाहता है कि ट्रैक करे एड्रेस सारे क्लाउन्स का। किसी सर्कस में क्लाउन होंगे, क्लाउन मतलब जोकर, उनके एड्रेस को ट्रैक करना चाहता है। तो वो जो है दो क्लास के साथ आया, पहली क्लास का नाम था हमारा एड्रेस और दूसरी क्लास का नाम था हमारे क्लाउन। तो क्लास एड्रेस का इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखा रहा था कि जो हमारी क्लास एड्रेस होगी उसमें एक इनिट होगा, इसमें एड्रेस लाइन एक हमारा क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, एक होगा सिटी और एक होगा स्टेट। तीन इन्फॉर्मेशन हमें एड्रेस क्लास से मिलने वाली है। हमें तीनों को उसने क्या करा है, उठा के इनिशियलाइज कर दिया है। फिर हमारी क्लास क्लाउन बनने वाली है। तो यहाँ पे ये रही हमारी क्लास क्लाउन, जिसमें हम लोग क्लाउन का नाम पता होना चाहिए, क्लाउन का एड्रेस पता होना चाहिए। तो जो क्लाउन का नाम है वो तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बट क्लाउन के एड्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो उसके लिए आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या लिखना चाहिए। नीचे आपको यहाँ पे एक और इसी क्लास के अंदर एक और यहाँ पे मेथड बनाया गया है, इसमें जिसका नाम है गेट क्लाउन एड्रेस नाम का। ये आपको रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट क्लाउन का एड्रेस, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल ये काम करना है कि इस जगह पे आपको कुछ लिखना है। तो आप ये बताओ कि जो इनिट होता है किस लिए काम आता है, इनिशियलाइज करने के लिए चीज़ों को। तो जब भी हम चीज़ों को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, तो जैसे नेम आया हमारा बाहर से, नेम क्या है, पैरामीटर है। तो अगर हम नेम को उठा लें यहाँ पे, तो नेम को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सिंपल। अब अगर क्लाउन एड्रेस आए तो क्लाउन एड्रेस को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस इज इक्वल टू क्लाउन एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस, ये हमने बना दिया, इसका क्या एक एट्रीब्यूट बना दिया, इज इक्वल टू, और ये जो पैरामीटर आया है ये
ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो क्लाउन एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो और एक ये जो आप यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस देख रहे हो, ये दोनों सेम नहीं है। सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डॉट लगा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ है। और ये क्लाउन एड्रेस का ये हमारा पैरामीटर जो हमें पास होकर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस इक्वल टू क्लाउन एड्रेस। ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है एक हमारी क्लास नाम की एक मोबाइल नाम की क्लास है। तो यहाँ पे ये रही पहली मेरी मोबाइल क्लास। इसमें इसका खुद का इनिट है जो कि हमें एट्रीब्यूट करेगा ब्रांड और केस। तो ब्रांड और केस जो है हमने इसको उठा के क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले क्या करेगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले का काम है कि हमारा सेल्फ डॉट केस डॉट कलर, ये कोई वैल्यू है, इसको ये डिस्प्ले करना चाहता है। अभी देखेंगे क्या है। हमने क्या करा, एक केस नाम का यहाँ पे क्या करा, एक क्लास बनाई जो कि कलर हमें यहाँ पे कह सकते हो पैरामीटर पास हो रहा है। तो हमारा कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। तो हमारे पास दो क्लास है, एक क्लास है मोबाइल, एक क्लास है केस। से क्या कह रहा है, C1 इज इक्वल टू केस ब्लैक। तो C1 नाम का इसने क्या बनाया, एक कह सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया केस क्लास का और ब्लैक पास कर दिया। तो C1 के लिए जो कलर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। अब उसने क्या करा, C2 इज इक्वल टू केस वाइट। तो एक केस क्लास का C2 नाम का ऑब्जेक्ट बना। अब उसने यहाँ पे कलर क्या पास करा, व्हाइट पास करा। तो व्हाइट उठ के यहाँ पे आया और व्हाइट जो आया वो उसका कलर हो गया। तो C2 के लिए कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। फिर M1 इज इक्वल टू मोबाइल होनी कॉमा C1। तो उसने क्या करा, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया M1 नाम का इसका। यहाँ पे इसको दो वैल्यू चाहिए, चाहिए ब्रांड और चाहिए केस। तो ब्रांड उसने पास करा होनी नाम का है और यहाँ पे केस उसने पास करा C1 नाम का है। ठीक है। तो हमारा ब्रांड सेट हो गया होनी और केस सेट हो गया C1। अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं C1 का जो कलर है वो कर दो ग्रीन। तो C1 का पहले कलर ब्लैक था, बट अब वो कलर क्या कह रहा है, वो कलर इसका क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तो पहले ब्लैक था बट अभी इसका कलर क्या हो गया है, इसका कलर मैं यहाँ पे जी लिखे दे रहा हूँ, चलो टॉप पूरा ग्रीन लिखे देते हैं। इसका कलर पहले ब्लैक था, अब इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। ठीक है। तो हमसे कह रहा है M1 डॉट डिस्प्ले। तो आपने जो मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें डिस्प्ले को चालू कर दो। तो मोबाइल जो मैंने क्लास बनाई इसका डिस्प्ले में कैसे चालू करूँ, आप ये बताओ। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि सेल्फ डॉट, सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, M1 डॉट डिस्प्ले। तो सेल्फ की जगह आ जाएगा M1। मतलब M1 के लिए जो उसका केस है, M1 का केस क्या है आप ही बताओ। M1 का केस हमने पास करा है C1। तो यहाँ पे आ गया, ये लाइन उठ गई। M1 का केस क्या है, C1, यहाँ आ गया। फिर हमसे कह रहे हैं उसका, उस जो C1 है उसका कलर बताओ। तो C1 का कलर पहले ब्लैक था, अभी हमने ग्रीन कर दिया है। तो हम लोग का कलर क्या आ जाएगा, C1 के केस का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। समझ गया। तो जो ये कहता जा रहा है बिल्कुल उसी तरह चलते जाओ, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। सेम कस्टमर क्लास बनी है, मोबाइल क्लास बनी है, ये थोड़ा सा चेंज है, एक कवर क्लास बनी है। हमसे क्या कह रहा है, कस्टमर क्लास के अंदर इसने कुछ चीज़ें पास करी हैं। पहला ये चीज़ पास करी है, दूसरा ये बड़ी सी वैल्यू पास करी है। दो चीज़ें हैं। तो कस्टमर क्लास का इसने ऑब्जेक्ट बनाया, नेम पास हो गया cus1। तो नेम यहाँ पे क्या पास हो गया, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसा नेम पास हो गया cus1। और मोबाइल के पास हो गया, मोबाइल के लिए इसने पूरा का पूरा ये जत्था उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है। तो हमारे कस्टमर के लिए जो भी ऑब्जेक्ट था यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है ऐसा है। ठीक है। तो उसका यहाँ पे नेम हो गया कस्टमर1 और यहाँ पे मोबाइल के लिए बन गया मोबाइल एप्पल। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है हम लोग को कि ये जो कस्टमर क्लास है, तो यहाँ से ये कहाँ तक है, देखो ये पैरेंथेसिस यहाँ पे खुला, यहाँ बंद हुआ। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट ऐसा बना, नाम हो गया cus1 और मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल एप्पल। तो जैसे ही यहाँ पे मोबाइल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोबाइल क्लास और एप्पल। तो मोबाइल क्लास यहाँ पे उठ जाएगी, मोबाइल क्लास का ब्रांड क्या हो गया, एप्पल हो गया और उसका ब्रांड यहाँ पे सेव हो गया एप्पल नाम से। तो कस्टमर1 के लिए उसका मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, एप्पल है, ये याद रखना। फिर हमसे क्या कह रहा है, आपने इतनी चीज़ स्पेसिफाई कर दी। अब जो आपने कस्टमर के बारे में अभी कस्टमर1 के बारे में बात हो रही है, कस्टमर1 का कोई मोबाइल नाम का कुछ है क्या उसके अंदर, देखो। तो कस्टमर1 के लिए सेल्फ डॉट मोबाइल है, भाई मोबाइल नाम का है। मोबाइल ने पढ़ा क्या है, एप्पल क्लास, मतलब ये जो आपने ये जो क्लास बनाई है ये पड़ी हुई है इसके अंदर ये। तो हमने कहा इस कस्टमर1 का जो मोबाइल है, हमने कहा हाँ मोबाइल है, ये है, इस क्लास के अंदर बात हो रही है। मतलब उसमें कहीं देखो अनलॉक नाम का कुछ है क्या, तो हमने देखा अनलॉक नाम का हमें यहाँ पे इंस्टेंस, यहाँ पे अनलॉक नाम का हमें क्या मिल गया है, एक इंस्टेंस मेथड मिल गया है। हमने कहा ठीक है। कह रहा है उस अनलॉक के अंदर कवर नाम की क्लास को इनिशियलाइज कर दो। तो अनलॉक के अंदर कवर नाम की क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो कवर क्लास उठ गई। तो अगर मैं यहाँ पे
कवर क्लास को उठाऊंगा तो कवर क्लास में क्या है आप ये बताओ। कवर क्लास में अपने मन से उसका कलर क्या है, रेड कलर का है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे कलर, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, जो आप कवर की बात कर रहे हो उसका कलर आप बता सकते हो क्या। तो कवर की जगह हमने कवर की अगर बात हो रही है, इसका मतलब इस कवर क्लास की बात हो रही है, तो इसका कलर आप बता सकते हो। तो इसका कलर जो है वो क्या है, देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, मतलब ये क्या है, प्राइवेट है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर प्राइवेट वैल्यू हमारी क्लास के अंदर है तो इसे क्या क्लास के बाहर हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस प्राइवेट वैल्यू को ये क्लास के बाहर मांगना चाहता है यहाँ पे, तो क्या मांग पाएगा, क्या नहीं मांग पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाहता था इतना लाइनें बना के, कि मेन अगर सीधे सीधे मुद्दे पे आए तो यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर जो हमारी कवर क्लास का जो कलर है, ये हमारा एट्रीब्यूट कैसा है, प्राइवेट है। और यहाँ पे प्रिंट करने को क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है बिना किसी प्राइवेट वैल्यू के, यहाँ पे सिर्फ कलर प्रिंट करने को कह रहा है। तो ऐसा तो है ही नहीं ना, तो इस केस में हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कस्टमर क्लास बनी है हमारी, मोबाइल क्लास बनी है, कवर क्लास बनी है। हमसे कह रहा है कि कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका उसका नाम होगा कस्टमर 1 और एप्पल उसका ब्रांड होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि उसका नाम हो गया कस्टमर 1 और एप्पल नाम का उसका ब्रांड हो गया, ब्रांड हमारा यहाँ सेट हो गया। फिर हमसे कह रहे उसमें देखो क्या मोबाइल नाम का कुछ है क्या, तो इसमें मोबाइल नाम का है भाई। अब मोबाइल में क्या पड़ा है, मोबाइल के बारे में बात हो रही है, मतलब ये पूरी क्लास उड़ गई कि आप जो भी हम ढूंढेंगे इसके अंदर ढूंढेंगे। और हमसे कह रहा है उसमें क्या अनलॉक नाम का कोई है क्या, मेथड है क्या, देखो अनलॉक नाम का मेथड मिल गया, हाँ भाई ये है। और ये कुछ मांग रहा है, कवर मांग रहा है। कवर कहाँ से लाएंगे, इसने कहा कवर क्लास को उठा के इसको पकड़ा दो। तो कवर क्लास मतलब ये पूरी क्लास उठी और ये उठ के कहाँ चली गई, इस कवर वेरिएबल पे। हम लोग क्या कह रहे हैं, इस कवर नाम की जो वेरिएबल है, इसका मतलब इस क्लास के बारे में बात हो रही है, इस क्लास के अंदर कुछ कलर नाम का कोई वेरिएबल है क्या। तो देखो इस क्लास के अंदर कलर का क्या वैल्यू है, रेड है। ये कह रहा है उसकी वैल्यू को कर दो येलो, उसकी वैल्यू को कर दिया इसने येलो, ठीक है। तो इस लाइन के लिए, लाइन नंबर 13 के लिए जो कलर था वो हो गया येलो, रेड से येलो हो गया। लाइन नंबर 14 में क्या कह रहा है, प्रिंट करो कवर डॉट कलर। तो ये बताओ ये जो क्लास है क्या इसमें छेड़खानी होगी क्या। अब ये जो यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर है मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट कलर इक्वल टू रेड। तो अगर यहाँ पे क्लास वेरिएबल होता तो एक बार चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट से चेंज करता है। तो इसका मतलब इनिट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तो वैसी ही रहेंगी ना। तो यहाँ पे कवर डॉट कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश हमसे पूछ रहा है कि कवर नाम की क्लास के अंदर कोई कलर नाम का अगर एट्रीब्यूट है तो उसको हमें बताओ कि उसका कलर क्या है। तो यहाँ तो हमें रेड दिख रहा है, मगर लाइन नंबर 13 में हमने उसको चेंज कर दिया था। मगर उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस क्लास के अंदर ये रेड की जगह कट के यहाँ पे येलो हो गया है, ऐसा थोड़ी ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, रेड ही रहेगा। तो हमारा कवर डॉट कलर की वैल्यू हमेशा क्या हमें मिलेगी, रेड मिलेगी। अगर इसने यहाँ पे प्रिंट कराया होता कि उसके कलर की वैल्यू क्या है तो लाइन नंबर 13 के लिए उसका आंसर आता है येलो। बट यहाँ पे लाइन नंबर 14 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ही नहीं रहे। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी नहीं, ये यहाँ ये ऐसे चल के यहीं खत्म हो गया, इसका कोई यहाँ पे अस्तित्व था ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं क्विज नंबर 35 पे। तो हमसे कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। एक हमारे पास क्लास है यहाँ पे पेरेंट नाम की, फिर क्लास है चाइल्ड नाम की। तो सबसे पहले यहाँ आओ, इस लाइन पे कह रहा है कि सन इज इक्वल टू चाइल्ड। तो ये क्लास, ये लाइन हमारी चली, चाइल्ड क्लास में 100 पास कर दो और सन नाम का ऑब्जेक्ट बना दो। चाइल्ड क्लास में 100 कहाँ पास होगा, इसके इनिट पास होगा, बट इसके पास खुद का इनिट है नहीं है। तो क्या करेगा, अपने पेरेंट से कह देगा पेरेंट अपना इनिट दे दो। तो ये कह देगा ठीक है इनिट ले लो। अब इनिट कह रहे हैं नम की वैल्यू क्या होगी, नम की वैल्यू यहाँ पे क्या गई, 100 चली गई। इसके बाद जो पेरेंट के लिए नम की वैल्यू क्या सेट हो गई, क्योंकि अंडरस्कोर नम मतलब प्राइवेट वैल्यू, यहाँ पे सेट हो गई वैल्यू कितनी, 100, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं प्रिंट करो सन डॉट गेट नम। तो सन डॉट गेट नम मतलब सन किससे बिलोंग करता है, चाइल्ड क्लास से। तो वो कह रहा है चाइल्ड क्लास में कहीं गेट नम नाम का मेथड है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास के पास तो नहीं है बट पेरेंट के पास है। पेरेंट के पास ये रहा गेट नम नाम का, मैं मतलब इसको चला दो। ये कैसे चलेगा, क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम की वैल्यू अभी भी हमने निकाली, ये क्या है, वो 100 है। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न हो गया, 100। तो इस लाइन पे हमारा क्या प्रिंट हो गया, 100, सिंपल। इसके बाद सन डॉट शो, द सन डॉट शो, सन किसको बिलोंग करता है, चाइल्ड को। तो चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं शो नाम का मेथड है, चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड ये है भैया, इसको चला दो। क्या प्रिंट होगा, दिस इज इन चाइल्ड क्लास। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 एंड दिस इज इन चाइल्ड क्लास। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है। हमसे कह रहे हैं सन इज इक्वल टू चाइल्ड 100, 10। चाइल्ड क्लास में 100, 10 पास कर दो और उसका ऑब्जेक्ट बना दो सन नाम का। चाइल्ड क्लास में 100, 10 कहाँ जाएगा, इनिट के पास जाएगा। तो वेल में वैल्यू आ गई 100, नम में आ गया यहाँ पे 10। वो हमसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेल की वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 10,
ठीक है, अब मुझसे कह रहा है ये लाइन कंप्लीट हो गई, फिर मुझसे कह रहा है प्रिंट करो पेरेंट नम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेरेंट नम हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं सन डॉट गेट नम, सन डॉट गेट नम का मतलब है चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं गेट नम नाम का मेथड है, ये गेट नम नाम का मेथड तो नहीं है, इनिट है और गेट वैल है। तो ये क्या करेगा, पेरेंट तुम हमें दे दो, पेरेंट चेक करेगा क्या मेरे पास गेट नम नाम का मेथड है, बिल्कुल है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम। अब ये वेरिएबल आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वेरिएबल आपको यहाँ मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, क्या कि क्या अभी तक आपने पेरेंट का इनिट चलाया है क्या, अभी तक तो पेरेंट का इनिट चला ही नहीं है। जब पेरेंट का इनिट नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि जब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था तो चाइल्ड का इनिट चल गया था, बस बात खत्म। अगर पेरेंट का इनिट नहीं चला तो पेरेंट का अंडरस्कोर नम कहाँ से यूज कर लोगे, नहीं यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर, क्या एरर आ जाएगी कि आपने आपके चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं अंडरस्कोर नम नाम का कुछ है नहीं। अगर इसके अंदर नहीं है तो ये पेरेंट के पास चेक करेगा, पेरेंट के पास चेक करेगा, पेरेंट का इनिट चल जाना चाहिए था, बट इसने चलाया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगी एरर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एरर चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एस अंडरस्कोर नम। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, यहाँ पे लिखा है ओबीजे इज इक्वल टू बी। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का और बी क्लास में इनिट चला दो। बी क्लास में इनिट है नहीं है, तो ए के पास जाएगा, ए का इनिट चला जाएगा। ए का इनिट चला मतलब ये हमारा इनिट, ये दो लाइन एग्जीक्यूट हो गई और var1 की वैल्यू सेट हो गई 100। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले वन नाम का मेथड बुलाओ और 200 पास कर दो। मतलब बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले वन नाम का मेथड है, बी क्लास के अंदर डिस्प्ले वन नाम का मेथड नहीं है, डिस्प्ले टू का है, तो वो ए के पास चेक करेगा, ए के पास है, ए के पास मिल गया, तो इसको चलाएगा। इसको चलाएगा तो ये कह रहा है var1 की वैल्यू लाओ, var1 की वैल्यू हम लोग पास करना है 200, तो यहाँ से पास हो गया 200। ठीक है, इसका हमसे क्या रहा है, प्रिंट करो क्लास ए और सेल्फ डॉट var1। तो सेल्फ डॉट var1 और इस var1 में फर्क है। ये var1 क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे इस मेथड को कॉल करते समय यहाँ पे भेजा है, बट ये कह रहा है सेल्फ डॉट var1। तो इस क्लास के अंदर देखो कहीं पे भी सेल्फ डॉट var1 लिखा है तो उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा क्लास ए और 100। तो हमारा आंसर आ गया क्लास ए और 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हमारे पास पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है। अब मुझसे कह रहा है कि सन इज इक्वल टू चाइल्ड 100,200, मतलब चाइल्ड नाम का एक क्लास का क्या बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ सन नाम का, और उसमें 100 और 200 इसके इनिट में पास कर दो। चाइल्ड का इनिट कहाँ है, ये रहा चाइल्ड का इनिट, इसमें क्या पास हो गया 100 और 200, तो यहाँ पे नम की वैल्यू हो गई 100, वैल्यू की वैल्यू हो गई 200। ये क्या कर सुपर डॉट इनिट नम, सुपर का मतलब क्या, सुपर कीवर्ड यूज कर मतलब पेरेंट का इनिट चला दो, पेरेंट का इनिट चलाया और उसमें नम पास कर दो। नम की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 100 थी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया नम की वैल्यू क्या थी 100 थी, तो ये हमारे पेरेंट के पास गई, पेरेंट ये है, इसका इनिट चला, नम की वैल्यू कितनी है 100, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम प्राइवेट वैल्यू है पेरेंट की, क्या सेट हो गई 100 हो गई, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर मुझसे कह रहा है कि प्रिंट करो, एक मिनट, ये लाइन अभी हमारी चली थी ना, अब ये लाइन बची, ये लाइन चलेगी, ये क्या है सेल्फ डॉट वैल की वैल्यू कर दो वैल, तो वैल वैल्यू क्या है ये 200, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। ठीक है, 200, ये लाइन चली। प्रिंट करो सन डॉट गेटनम नाम का मेथड, मतलब चाइल्ड क्लास में कहीं गेटनम नाम का मेथड है तो उसे चलाओ। चाइल्ड क्लास में गेटनम नाम का मेथड नहीं है बट पेरेंट क्लास में है, देखो ये रहा, कह रहा है इसको चलाओ, मैंने इसको चलाया। ये क्या कह रहा है, रिटर्न करो सेल्फ डॉट नम। सेल्फ डॉट नम देखो ढूंढ लो कि इस पूरी क्लास में सेल्फ डॉट नम कहाँ पे है, इस पूरी क्लास में कहाँ पे है बताओ, ये जो है ये लिखा है, ये वैल्यू लिखी है सेल्फ डॉट नम, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा 100, तो यहाँ से आ गया 100, तो मेरा पहला आंसर आ जाएगा 100। देखो ये आ गया मेरा पहला आंसर 100। फिर मुझसे कह रहा है ये लाइन चलाओ, सन डॉट गेट वेल नाम का कोई मेथड है चाइल्ड क्लास में, ये दिखा, इसको चला दो। ये क्या रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट वेल, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अभी अभी देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करी 200, तो 100 एंड 200 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, कह रहे हैं सन इज इक्वल टू चाइल्ड। सन इक्वल टू चाइल्ड मतलब क्या, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ सन नाम का और इनिट चला दो, तो चाइल्ड के अंदर जो इनिट है ये चला, तो ये 3 लाइनें मतलब ये 2 लाइनें यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, क्या हुई, सुपर डॉट इनिट को बुलाओ, तो सुपर डॉट में बुलाओ, सुपर डॉट इनिट चला ये, ठीक है। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू सेट हो गई 100, ठीक है। फिर मुझसे कह रहे हैं सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू सेट हो गई 200, मैंने कहा बिल्कुल सही है। मुझसे कह रहा है सन डॉट शो, सन डॉट शो मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ, चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड भाई ये है, इसको चला दो, बस मेरा आखिरी काम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम। सेल्फ डॉट नम देखेगा क्या इस पूरी चाइल्ड क्लास के पास सेल्फ डॉट नम है, तो चेक करो सेल्फ डॉट नम यहाँ कहीं लिखा है, सेल्फ डॉट वेर लिखा है, नम नहीं लिखा है कहीं पे, तो ये कहाँ लिखा है, पेरेंट के पास लिखा है, तो चाइल्ड कह देगा पेरेंट मुझे अपनी सेल्फ डॉट नम की वैल्यू दे दो, तो उसने पेरेंट ने बोला
कि हाँ तुम मेरी वैल्यू ले सकते हो क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट होती तो पेरेंट ना देता। पेरेंट ने क्या करा, इसकी वैल्यू नम की वैल्यू पब्लिक थी, इसने दे दी हाँ ले जाओ 100 है। यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 100। तो मुझसे कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट वेर। सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू कितनी सेट करी, 200। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 200। 100 आंसर क्या आ जाएगा, 100 कॉमा 100 स्पेस 200, मतलब कॉमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 पे हमसे कह रहा है ऑप्टिमल क्लास स्ट्रक्चर बताओ अगर हमें ये पूरा जो कोड है इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखना है। तो इसको समझो। क्या कह रहा है, कस्टमर का टाइप है, उसका नाम है, डिस्काउंट है, कितने उसने पॉइंट अर्न करे ये है, और मेंबरशिप कार्ड है। और मुझसे कह रहे हैं अगर कस्टमर का टाइप रेगुलर है तो फलाना काम करो, कस्टमर का टाइप प्रिविलेज्ड है तो ये काम करो, कस्टमर का टाइप है तो दूसरा काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ आएगी। हम लोग चेक क्या करें, कस्टमर का टाइप। अगर कस्टमर का टाइप क्यों बदल रहा है और बाकी चीज़ें लगभग सिमिलर ही होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर का टाइप चेंज हो रहा है। एक बार रेगुलर होगा, एक बार प्रिविलेज होगा, एक बार एलीट होगा। इसका मतलब ये 3 क्लास बना दो, एक बना दो रेगुलर नाम की, एक बनाओ प्रिविलेज नाम की, एक बनाओ एलीट नाम की, और एक बेस क्लास बना दो कस्टमर नाम की, मेन कस्टमर नाम की तुमने क्लास बना दी, और ये 3 क्लासेस को क्या करेंगी, इनहेरिट कर देंगी। सिंपल, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमसे कह रहा है ऑप्टिमल क्लास स्ट्रक्चर बताओ। 3 इंडिपेंडेंट क्लासें बनेंगी, रेगुलर, प्रिविलेज और एलीट। देखो बना तो देंगे हम रेगुलर, प्रिविलेज और एलीट, मगर सीन ये है कि ये तीनों फिर रिफर किसको करेंगे, इन तीनों को इनहेरिटेंस से जोड़ोगे कैसे, जोड़ना भी तो पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे कस्टमर क्लास का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत है। हमसे कह रहे हैं एक क्लास बनेगी कस्टमर नाम की ना, एक क्लास बनेगी तो रेगुलर, प्रिविलेज और एलीट कहाँ से लाओगे, और भी क्लासें बनेंगी। 4 क्लासें बनेगी, बेस क्लास होगी कस्टमर, और चाइल्ड क्लास होगी रेगुलर, प्रिविलेज्ड और ग्रांड चाइल्ड। मतलब यहाँ पे तीन इनहेरिटेंस लगा रहा है, पहला इनहेरिटेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे चला रहा है, मल्टी लेवल बना रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट है। रेगुलर भी एक कस्टमर है, प्रिविलेज इज अ कस्टमर, एलीट इज अ कस्टमर। तो यहाँ पे तीनों एक दूसरे से जुड़ी, एक दूसरे से मतलब तीनों एक से जुड़ी होंगी कस्टमर से। ये क्या कह रहा है, 4 क्लासें होंगी, बेस क्लास होगी कस्टमर, मतलब ये होगी हमारी पेरेंट। फिर हमसे कह रहा है चाइल्ड क्लास होगी रेगुलर, प्रिविलेज, और यही हमारा आंसर है जो कि अभी हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद भी निकाला था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। पेरेंट क्लास हमारी ये है, चाइल्ड क्लास ये है, चलाते हैं। डैड इज इक्वल टू पेरेंट। डैड इज इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ डैड नाम का, और पेरेंट का इनिट चलाओ। पेरेंट का इनिट मतलब ये हमने इतनी वैल्यू चलाई, क्या सेट हो गया, नम की वैल्यू सेट हो गई 100। ये प्राइवेट वैल्यू है, इसका मतलब ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। डैड डॉट शो, डैड डॉट शो मतलब पेरेंट नाम की क्लास में कहीं शो नाम का मेथड है, ये रहा, इसको चला दो। कह रहा है इसको चलाया मैंने, क्या करेगा, प्रिंट करा, पेरेंट प्रिंट करो, फिर सेल्फ डॉट नम की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो इसकी वैल्यू 100 है इस क्लास के अंदर, तो हम लोग इसको यूज ही कर सकते हैं। तो पेरेंट और 100 मेरा प्रिंट हो गया, पेरेंट और 100 प्रिंट हो गया। फिर मुझसे कह रहा है सन इज इक्वल टू चाइल्ड, मतलब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ सन नाम का, और चाइल्ड का इनिट चलाओ। मैंने कहा चाइल्ड का इनिट चला ये, ठीक है। अब ये कह रहा है सुपर डॉट इनिट, तो सुपर डॉट इनिट दोबारा से चला और वैल्यू सेट हो गई 100। मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू 10 करो। सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू 10 करो मतलब यहाँ पे नम की वैल्यू ऊपर सेट हो गई है 100 जो क्लास पेरेंट की है, और चाइल्ड क्लास में वेर की वैल्यू सेट हो गई है 10। दोनों आपस में अपनी अपनी प्राइवेट वैल्यू रखे हुए हैं। ना चाइल्ड पेरेंट को अपनी प्राइवेट वैल्यू बताएगा, ना पेरेंट अपने चाइल्ड को प्राइवेट वैल्यू बताएगा। कह रहे हैं सन डॉट शो, इसका मतलब है शो नाम का मेथड देखो चाइल्ड क्लास में, हमें ये मिल गया, इसको चला दो। क्या कर रहा है, चाइल्ड प्रिंट करो, फिर बोलो सेल्फ डॉट वेर, इसको प्रिंट कर दो। तो पहले हमारा प्रिंट हुआ चाइल्ड, और सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 10 है, तो हमारा 10 प्रिंट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर नंबर 42 पे आते हैं। हमसे कह रहा है क्या हम लोग लिखें लाइन नंबर 14 में कि हमारा आंसर आ जाए पेरेंट इज इक्वल टू 100 और चाइल्ड इज इक्वल टू 10। ये हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड, ओबीजे इक्वल टू चाइल्ड में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो उसका इनिट चला दो। इनिट चला, सुपर डॉट इनिट लिखा है मतलब पेरेंट का इनिट चला, और सेल्फ डॉट नम की वैल्यू सेट हो गई 100। सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू सेट हो गई, कह रहा है 10, ठीक है। हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट डॉट शो, अब इसको हमें चलाना है। तो ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे नीचे वाली लाइन में क्या हो रहा है, चाइल्ड प्रिंट करो और सेल्फ डॉट वेर, सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे प्रिंट कर दो, चाइल्ड कोलन 10 मेरा आ जाएगा। तो ये इतना पार्ट तो आ गया, बट ये कह रहा है पेरेंट डॉट 100 कहाँ से लाओगे, तो चेक करो पेरेंट डॉट 100 कहाँ की वैल्यू सेट है, ये है यहाँ पे, इसकी वैल्यू सेट है 100, और ये क्या है प्राइवेट है, मतलब इस पेरेंट का हम लोग इस चाइल्ड में इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा जरिया बताओ कि ये प्राइवेट वैल्यू चाइल्ड तक पहुंच जाए। तो मैं कहता हूँ कि इसका अगर किसी तरह से हम पेरेंट का शो चला दें,
तो मेरा काम हो जाएगा। देखो एक पेरेंट और सेल डॉट नम, तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर ये वैल्यू 100 आ जाएगी, तो पेरेंट और 100 मेरा प्रिंट हो जाएगा। और इसके लिए मुझे शो चलाना होगा। शो कैसे चला सकते हो, पेरेंट क्लास का कोई भी आपको मेथड चलाना हो, आप क्या यूज करते हो, सुपर कीवर्ड यूज करते हो। हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे, सुपर डॉट शो। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर डॉट शो तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे पेरेंट 100। क्विज 43 पे आते हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब सबसे पहले ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना obj1 नाम का, और चेक करो क्या यहाँ पे कहीं इनिट है, कहीं नहीं है। ऑब्जेक्ट बी में हमारा ऑब्जेक्ट 2 बना बी क्लास का, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 3 बना यहाँ पे सी क्लास का, तो ये भी बन गया। ठीक है, हमसे कह रहे हैं obj1.m1। इसका मतलब है ए क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड है, ए क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड ये है, इसने रिटर्न करा 20, तो मेरा आ गया इधर 20। फिर मुझसे कह रहा है प्लस करो, तो मैंने कहा प्लस कर देंगे। फिर मुझसे कह रहा है ऑब्जेक्ट 3.m1। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 3 किसका है, सी क्लास का। सी क्लास के अंदर कहीं m1 नाम का मेथड है क्या, सी क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड इसमें नहीं है, तो ये बी के पास चेक करेगा। बी पे चेक करा, बी के पास m1 नाम का मेथड है, तो कह रहा है हाँ मेरे पास है, उसमें वैल्यू पड़ी 30, तो यहाँ से आ गया 20 प्लस 30 आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है प्लस, तो मैंने कहा प्लस। फिर कह रहा है obj3.m2। तो ऑब्जेक्ट 3 किसको बिलोंग कर रहा है, सी क्लास को। सी क्लास में m2 नाम का कहीं मेथड है क्या, सी क्लास m2 नाम का मेथड ये है भाई, ये रिटर्न कर रहा है 20, तो यहाँ से हमें मिल गया 20। 20 प्लस 30 प्लस 20 कितना होगा, 30 20 50 70, तो हमारा आंसर क्या आ गया 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, obj इज इक्वल टू सी। इसका मतलब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ obj नाम का, सी का इनिट चला, तो इसके पास इनिट नहीं है, बी के पास इनिट नहीं है, ए के पास इनिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ लाइन एक्स्ट्रा बन गई, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इधर आते हैं। हमसे कह रहा है कि प्रिंट करो obj1.m1। इसका मतलब सी क्लास में m1 नाम का मेथड ढूंढो। सी क्लास में m1 नाम का मेथड ये मिल गया, तो मतलब ये चल गया। अब ये मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट m1 को दोबारा कॉल करो, मतलब obj.m1 को दोबारा कॉल करो, तो ये दोबारा कॉल हुआ। फिर इधर इस लाइन पे कह दोबारा कॉल करो, तो मैं इसको दोबारा कॉल कर देखो, कह रहा मैं इसी लाइन पे बार बार फंसता जा रहा हूँ, मैं यही काम बार बार करता जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका मतलब ये क्या है, इनफिनिट लूप में फंस चुका है, क्योंकि एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिकर्जन यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, रिकर्जन कहते हैं। और वही चीज बार बार हो रही है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिकर्जन की जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है हमारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विज नंबर 45 पे आते हैं और देखते हैं। देखो, क्योंकि इन्फीटीक्यू में मैं अक्सर क्या करता हूँ कि फोटो लेके यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, तो सीन ये है ना कि फिर स्क्रीनशॉट छोटा हो जाता है तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना कोड ही लिख दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से इंपोर्ट करा है हमने एबीसी मेटा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने एक क्लास बनाई पेरेंट नाम की, जिसको हमने बता दिया कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब ये क्लास जो है अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनने वाली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ये क्लास। तो हमारा इनिट जो है इसके अंदर है, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, तो उसके अंदर अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दिया, तो आपका उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो एक चीज तो सेट हो गई कि भाई हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पेरेंट क्लास हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देन एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका कोई क्लास है जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर कहीं पर भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आप क्या करेंगे, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उस चाइल्ड क्लास में भी रखेंगे। ये रूल होता है। अगर आपने वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस चाइल्ड क्लास में नहीं रखा, तो आपकी चाइल्ड क्लास भी क्या हो जाएगी, अपने मन से एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान ली जाएगी, और ना आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना पाओगे और ना आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना पाओगे। तो देखते हैं, चाइल्ड क्लास में इसके पास खुद का इनिट है एंड इसका खुद का शो है। तो शो है, शो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अभी कह सकते हो कि हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पेरेंट क्या है, हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस पे अगर एब्स्ट्रैक्ट वाला वीडियो ना देखा हो आपने, एब्स्ट्रैक्शन वाला पूरा, तो आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लेना, वरना घंटा समझ नहीं आ रहा है कुछ। इसका तो ऑप्शंस क्या बोल रहा है, मुझसे कह रहा है ओबीजे इज इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। मैंने अभी बोला अगर पेरेंट क्लास हमारी एबीसी मेटा क्लास को इनहेरिट करती है एंड इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट
नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी एरर कि आप भाई पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो हमारी एरर क्या आएगी, एब्स्ट्रैक्ट की क्या आएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड मतलब होता है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है कि भाई हमने सेम एबीसी मेटा एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एबीसी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, यहाँ से इंपोर्ट करा। पेरेंट हमने बनाया, इसमें हमने इसको मेटा क्लास दे दी, एबीसी मेटा, मतलब अब पेरेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसके पास खुद का, इसके पास इनिट है। देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का। तो अगर किसी क्लास में अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट करता है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो वो क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। चाइल्ड क्लास पे आए, ये जो है इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जहाँ कहीं भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो इस चाइल्ड में होना ज़रूरी है, वरना इस चाइल्ड को भी हम लोग बस समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और फिर इसका मेथड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, चाइल्ड क्लास का। तो इसके पास इसका इनिट है, इसके पास इसका शो है। शो है इसका मतलब इसने क्या करा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने अंदर मॉडिफाई करके रख लिया है। तो कह सकते हो ओवरराइड कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है, ओवरराइड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो चाइल्ड ने अपना शो बना दिया, इसका मतलब अब चाइल्ड का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे शो ना होता, अगर यहाँ पे शो ना होता तो हम चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट कभी ना बना पाते, क्योंकि चाइल्ड क्या है, पेरेंट क्लास को डायरेक्टली यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है और उसका पेरेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई हमें कि अब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइल्ड ने शो को ओवरराइड कर दिया, चाइल्ड के पास अब खुद का शो है। तो ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे नाम का, तो यहाँ चाइल्ड का इनिट चल जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 लाइन चली, ये क्या कर रहा है, सुपर डॉट इनिट। तो यहाँ से हम लोग इधर आए और सुपर का इनिट सेट हुआ, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू हो गई 5, तो इसको याद रखो, ये वैल्यू सेट हो गई हमारी 5। सेल्फ डॉट वेयर की वैल्यू सेट हो गई हमारी 10, इसको भी याद रखो, वेयर और नम की वैल्यू हमारी सेट हो गई। मुझसे क्या कह रहा है, ओबीजे डॉट शो, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ। चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का हमारा मेथड कहाँ पे है, ये है। कह रहा है इसको चलाओ, कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम। सेल्फ डॉट नम हमारी इस क्लास चाइल्ड क्लास में नहीं है, तो कहेगा पेरेंट अपना सेल्फ डॉट नम दे दो। तो पेरेंट ने कहा ले जाओ भाई, 5 वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा पहले 5, तो यहाँ मेरा आ गया 5। फिर मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेयर की वैल्यू लाओ, तो चाइल्ड चेक करेगा क्या सेल्फ डॉट वेयर की वैल्यू इसके पास है, तो देखा हाँ भाई 10 वैल्यू पड़ी तो है, तो 10 दे दो। तो 5 और 10 मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। उससे कह रहा है मैंने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से यहाँ पे इंपोर्ट करा है एबीसी मेटा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पेरेंट क्लास मैंने बनाई जो कि एबीसी क्लास को इनहेरिट करती है। इसके पास खुद का, इसके पास इनिट है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का। इसका मतलब अब ये पेरेंट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास का यहाँ पे इनहेरिट करा, ठीक है, तो मतलब ये इसको इनहेरिट कर रही है। तो चाइल्ड क्लास में शो नाम का मेथड होना चाहिए, वरना चाइल्ड भी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। चाइल्ड क्लास में कहीं भी शो नाम का मेथड नहीं है, इसका मतलब चाइल्ड क्लास भी क्या हो गई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट हो गई। मैं ABC लिख दे रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट हो गई मान लो, ठीक है। तो हमने क्या करा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। पर सवाल ये है कि यहाँ पे पेरेंट भी एब्स्ट्रैक्ट है, चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट है। अगर हमारी क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट हैं तो उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, हम लोग यहाँ पे उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एरर आ रही है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, मतलब इंस्टेंशिएटेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनना, और ये कह रहा है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, समझे। यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको ओवरराइड करना होगा चाइल्ड क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास जो भी है हमारी, उसको ओवरराइड करना होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपनी पेरेंट क्लास का। मतलब वही बात है कि शो जो है चाइल्ड के अंदर होना चाहिए, वरना चाइल्ड भी क्या मान ली जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट मान ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कह रहा है कि हमारे सेम एब्स्ट्रैक्ट एबीसी मेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने इंपोर्ट कराया, पेरेंट क्लास बनाई जो कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसका खुद का इनिट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का। तो इसका मतलब अब जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। चाइल्ड ने पेरेंट को यहाँ पे इनहेरिट किया, तो चाइल्ड में शो नाम का मेथड होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब चाइल्ड भी मेरा क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। फिर आते हैं ग्रांड चाइल्ड। ग्रांड चाइल्ड जो है इतना बड़ा है ये ग्रांड चाइल्ड, और ये क्या कर रहा है, ये हमारी चाइल्ड को इनहेरिट कर रहा है। तो कह सकते हो कि ग्रांड चाइल्ड लॉजिकली देखा जाए तो अगर पेरेंट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो चाइल्ड को मान लो पेरेंट और ग्रांड चाइल्ड को मान लो आप चाइल्ड, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ भी है। तो पेरेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो चाइल्ड में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए ना, तो यहाँ पे है क्या, देखो शो नाम का मेथड है, मतलब अब ग्रांड चाइल्ड जो है ये एक नॉर्मल सी क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
पेरेंट और चाइल्ड क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गए। ग्रांड चाइल्ड एक नॉर्मल क्लास है, मतलब इसको सुकून से इसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ओबीजे इज इक्वल टू ग्रांड चाइल्ड, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ओबीजे डॉट शो मतलब ग्रांड चाइल्ड के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ, प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम। सेल्फ डॉट नम, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ओबीजे इज इक्वल टू ग्रांड चाइल्ड, सबसे पहले ग्रांड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, ग्रांड चाइल्ड का इनिट चलेगा। ग्रांड चाइल्ड के पास खुद का इनिट नहीं है तो वो अपने चाइल्ड से बोलेगा कि भाई आप दे दो हमें, तो चाइल्ड जो है चाइल्ड कहेगा अच्छा ठीक है तो मेरा इनिट चला दो, तो मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर इधर है, इसने कहा सुपर डॉट इनिट, कह रहा है पेरेंट का इनिट चला के आओ, तो पेरेंट के इनिट पे हम पहुंचे और नम की वैल्यू सेट हो गई 5। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि नम की वैल्यू सेट हो गई 5, ठीक है। इधर आते हैं, हमसे कह रहा है सेट डॉट वेर की वैल्यू 10, तो यहाँ से वेर की वैल्यू हमें पता चल गई 10, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें मिल गई। ये मुझसे कह रहा है कि ओबीजे डॉट शो, तो अब हम आएंगे शो मेथड पे और यहाँ पे पहली लाइन चलेगी सेल्फ डॉट नम। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखा इसने खुद के पास देखा नहीं है, इसने कहा चाइल्ड के पास देखो, यहाँ भी नहीं, उसने कहा पेरेंट के पास देखो, पेरेंट के पास मिल गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 5, तो मेरा यहाँ आ गया 5। ये मुझसे कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट वेर, तो ग्रांड चाइल्ड ने खुद के पास देखा वेर नाम का कुछ नहीं है, तो इसने कहा चाइल्ड के पास देखो, चाइल्ड के पास वेर नाम का 10 वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ आ गया मेरा 10 और दिस इज पॉसिबल, तो 5 10 और दिस इज पॉसिबल, तो वही मेरा आंसर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कह रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, मतलब जहाँ पे एक क्लास मेरे पास ए है, दूसरी मेरे पास क्लास बी है, तीसरी क्लास मेरे पास सी। अब यहाँ पे ए जो है वो पेरेंट क्लास है, बी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने बी को इनहेरिट किया। अगर ऐसा कहीं सिनेरियो है कि मतलब ए जो है ग्रैंड फादर है, बी फादर है और सी जो है वो उसका बच्चा है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो, इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपकी पेरेंट क्लास में, मतलब अगर ए क्लास जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, एंड उसका कोई भी एक चाइल्ड क्लास जो है उसको ओवरराइड करेगा ही करेगा अगर उसका चाइल्ड क्लास है, तो इसका मतलब कि अगर ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो बी में ए का एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है, वही बात हो गई, मतलब शो होना ज़रूरी है चाइल्ड वाले में। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मैंने गंदगी बहुत मचा दी है तो इसको साफ करते हैं। मुझसे कह रहा है कि जितनी भी दूसरी चाइल्ड क्लासें होंगी पेरेंट और इसके बीच में, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट ही मानेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया पेरेंट क्लास थी, इसके पास यहाँ पे ये मेथड था, अब चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट किया तो इसके पास ये मेथड होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, ये भी वाली क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एरर मारेगा। इस पे आए तो ये इसका भी बच्चा है, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, ये क्या हो गया चाइल्ड क्लास हो गई। अभी चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास कैसी क्लास, समझ रहे हो ना, कि अगर मैं इसको पेरेंट बोल दूं तो ये चाइल्ड क्लास हो गई, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इस वाली क्लास को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये क्या है, इससे इसने जो है इसको इनहेरिट किया है, अगर इनहेरिट करा है तो इसके अंदर शो नाम का मेथड होना चाहिए, तो इसके अंदर था तभी ये जो है नॉर्मल क्लास है, और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, समझ गया ना, बस वही वो लाइन कह रही है। फिर वो 49 पे आते हैं, मुझसे कह रहा है कि एबीसी से इंपोर्ट करो एबीसी मेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लास ए मैंने बनाई जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दिया है, तो इसका मतलब हमारी क्लास ए क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या देगा, एरर। बी क्लास का हमने यहाँ पे ए को इनहेरिट करवा दिया है, तो बी क्लास के अंदर मेथड 1 नाम का यहाँ पे कोई मेथड होना चाहिए, वरना बी क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो देखो बी क्लास के अंदर कहीं मेथड 1 है नहीं है, तो ये भी क्या हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और हम यहाँ पे इसका अगली लाइन में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, कहेगा क्या फालतू काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आ गई एरर, क्योंकि क्लास बी को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। एक पॉइंट है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग को ओवरराइड करना होगा चाइल्ड क्लास में, अगर हमने उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं किया तो चाइल्ड क्लास हमारी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई नंबर 50 पे आता है, हमने देखा यहाँ पे क्लास है मेरी इनवैलिड एक्सेप्शन नाम की, क्लास है मेरी अकाउंट नाम की, ठीक है। अब मेरी आदत बड़ी गंदगी मचाने की, यहाँ पे ट्राई करते हैं। अकाउंट 1 इज इक्वल टू अकाउंट, अकाउंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट 1 नाम का, अकाउंट का इनिट चल जाएगा, अकाउंट के पास खुद का इनिट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट 1 डॉट वैलिडेट अकाउंट 1006, मतलब अकाउंट क्लास के अंदर वैलिडेट अकाउंट नाम की जो क्लास है वहाँ, सॉरी वैलिडेट अकाउंट नाम का जो मेथड है वहाँ पे 1006 पास कर दो, तो यहाँ पे अकाउंट आईडी की वैल्यू क्या हो गई 1006, ये ठीक है। यहाँ पे है स्टेटस की वैल्यू 0 है, इसने क्या करा, हर बार ये लूप चला रहा है हमारी लिस्ट में, लिस्ट की वैल्यूज क्या है, ये सारी,
तो इन सारी वैल्यूज़ पे लूप चला रहा है और चेक कर रहा है कि क्या जो हमने अकाउंट आईडी प्रोवाइड करी है 1006, क्या ये इनमें से किसी के बराबर है। अगर इनमें से किसी के बराबर है तो स्टेटस की वैल्यू कर दो 1 और ब्रेक। तो हम समझ गए कि भाई 1006 तो इस लिस्ट में कहीं आया ही नहीं, इसका मतलब इस लूप का कोई काम ही नहीं है। तो इस लूप का कोई काम नहीं है तो स्टेटस की वैल्यू 0 थी। अब हमने चेक करा क्या स्टेटस की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये लाइन भी गलत हो गई। इधर आए एल्स रेस करो इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन। इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन आएगी तो सबसे पहले चेक करेगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक में कहीं पे इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्ट ब्लॉक में हमें दिख गया इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन, तो 4 लाइन एरर की ना आके ये एक अकेले लाइन एग्जीक्यूट कर देगा जो इसके अंदर लिखी हुई है। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट करो इनवैलिड अकाउंट नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इनवैलिड अकाउंट नंबर। समझ रहा हूँ, तो आसान है। और आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे मैंने इसको उस फॉर्म में नहीं लिखा है, मतलब इसको ऐसा स्क्रीनशॉट के फॉर्म में मैंने इसको रखा हुआ है ना, तो आपको छोटा दिख रहा होगा, यही प्रॉब्लम था। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है यहाँ पे कि जब भी एक एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल तुरंत का तुरंत चला जाता है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। यहाँ पे सेम वही है, नेम लेंथ एक्सेप्शन नाम की क्लास, एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन नाम की क्लास, एम्प्लॉय नाम की क्लास। देन हम लोगों ने emp1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय एंड e1001 एंड टॉम पास करते, तो एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना emp1 नाम का जिसमें e1001 और टॉम जाके पास हो गया। तो e1001 चला गया मेरा आईडी में एंड टॉम मेरा यहाँ पे उठ के चला गया नेम में। ठीक है, इसके इनिट में emp नेम सेट हो गया और emp आईडी सेट हो गई। ठीक है, ये मुझसे कह रहा है emp1 लाइन नंबर 24 चल रही है, अब कह रहा है emp1 डॉट वैलिडेट नेम, वैलिडेट नेम को चलाओ। यहाँ पे आए मुझसे कह रहा है ट्राई करो, ये लाइन ट्राई करते हैं। कह रहा है लेंथ निकालो हमारे नाम की, हमारा नाम है टॉम तो उसकी लेंथ हो गई 3, क्या 3 मेरा कम होता है 4 से, कंडीशन हो गई ट्रू। अंदर आए कह रहे एम्प्लॉय में ट्रायल नाम का जो क्लास वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो ट्रायल की वैल्यू 0 थी, ये कितनी हो गई 1 हो गई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसकी वैल्यू हो गई 1। ये कह रहा है इसके बाद रेज करो नेम लेंथ एक्सेप्शन। जैसे ही ये एक्सेप्शन रेज होगी एक्सेप्ट ब्लॉक में ढूंढेगा कहाँ पे है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में नेम लेंथ एक्सेप्शन ये दिख गया, तो ये क्या करेगा ट्रायल की वैल्यू को 1 और बढ़ा देगा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो एम्प्लॉय डॉट ट्रायल, तो 2 मेरा प्रिंट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 2। अब मुझसे कह रहा है कि ये आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, यहाँ भी एक्सेप्ट है, तो इसका तो कुछ काम है नहीं, तो यहाँ पे ये मेरा एग्जीक्यूशन पूरा कवर हो गया, तो हमारी ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब इधर आते हैं, कह रहे हैं emp2 इज इक्वल टू एम्प्लॉय 1001 टॉमी, तो 1001 उठा और आईडी में गया और टॉमी उठा मेरा और उठ के नेम में गया। ठीक है, मुझसे कह रहा है emp नेम सेट हो गया और emp आईडी मेरी सेट हो गई क्या 1001 और टॉमी। मुझसे कह रहा है emp2 के लिए वैलिडेट करो नेम को, तो वैलिडेट नेम जमा चल जाएगा। ट्राई होगा, क्या कह रहा है लेंथ निकालो emp नेम की, emp नेम की लेंथ कितनी है आप ये बताओ। इसका नाम है टॉमी, टॉमी की लेंथ कितनी हो गई 4, तो क्या 4 मेरा कम होता है 4 से, नहीं होता है, तो मतलब ये इफ वाली कंडीशन नहीं चली। इधर है कह रहा है सेल्फ डॉट emp जो आईडी है क्या वो स्टार्ट हो रही है ई से, तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ आ गया फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स हो जाएगा ट्रू, तो इफ ट्रू मतलब ये वाली कंडीशन चल गई। रेज करो एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन, तो चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन है क्या, नहीं है। एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन है क्या, ये है, तो कह रहा है एम्प्लॉय डॉट ट्रायल की वैल्यू को 1 और बढ़ा दो, तो ट्रायल की वैल्यू मेरी कितनी थी 2 थी। ठीक है, क्योंकि वो क्लास वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है आगे ऑब्जेक्ट्स में, उसकी वैल्यू पुरानी वाली वो रखता है, 2 थी आखिरी बार, अब उसकी वैल्यू 1 और बढ़ा दो तो हो गई 3। कह रहा है उसको जो है उठा के प्रिंट कर दो, तो मेरा आ जाएगा 2 और 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट क्या है नोट करने के लिए कि भाई इस केस में एक्सेप्शन जो रेज हुई तो वो बेस हमारी किस पे है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हमने e100 टॉम भेजा तो उसके लिए हमारा पूरा कोड चला, फिर 1001 और टॉमी के लिए भेजा तो उसके लिए हमारा पूरा कोड यहाँ पे चला। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सेम एक्सेप्शन को रेज करें, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी कि नेम लेंथ एक्सेप्शन है एक जगह पे एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन है, अलग अलग एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक क्लास है प्रोजेक्ट नाम की, प्रोजेक्ट 1 इज इक्वल टू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे हमने लिस्ट उठा के पास कर दी, ये लिस्ट मेरी उठी एंड उठ के ये गई है एम्प्लॉय लिस्ट में, एम्प्लॉय लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई। मुझसे कह रहा है प्रोजेक्ट 1 डॉट वैलिडेट एम्प्लॉय 1005, मतलब प्रोजेक्ट क्लास के अंदर वैलिडेट एम्प्लॉय नाम का मेथड है, उसने कहा है बट ये एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, इसने कहा 1005 उठा के एम्प्लॉय आईडी में फेंक दो। यहाँ आ गया, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, क्या हमारा 1005 नहीं है मेरी लिस्ट में, तो 1005 नहीं है मेरी लिस्ट में दिख रहा है, तो आ जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो यहाँ पे हम इस इफ को चलाएंगे, रेस करो एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन रेज होगी एक्सेप्ट ब्लॉक देखेगा एक्सेप्शन के लिए, ये मिल गया प्रिंट कर रहा है 2, तो मेरा 2 जो है वो प्रिंट हो गया, तो पहला आंसर आ गया मेरा 2।
ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है प्रिंट करो 3, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है प्रिंट करो 3, तो मेरा आ गया 3, तो 2 और 3 मेरा आंसर। लोग क्या करते हैं, इस 3 को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। पॉइंट क्या है नोट करने के लिए कि जब भी एक एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल जो है वो तुरंत चला जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक में, और उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है एग्जीक्यूशन। कंटिन्यू एग्जीक्यूशन का मतलब जैसे ही हमारा एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंचा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो यहाँ से उछल के यहाँ आया, और जैसे ही एक्सेप्ट ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। ये रूल होता है। अगर ये नहीं आता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेरा वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आते हैं, हमसे क्या बता रहे, कंट्रोल जो है वो वापस नहीं आता है उस लाइन में जहाँ पे एक्सेप्शन हुई थी, मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक क्लास है नॉट एलिजिबल, एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की। फिर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पे EMP1 में 5000 पास कर रहे हैं, तो इनिट में 5000 गया, तो सैलरी सेट हो गई हमारी 5000 किसके लिए, EMP1 की सैलरी 5000। सेम EMP2 के लिए सैलरी सेट हो गई 1000। ट्राई करो क्या, EMP1 डॉट चेक सैलरी, मतलब एम्प्लॉय क्लास में चेक सैलरी नाम का मेथड चलाना है। कह रहा है EMP1 के लिए जिसकी सैलरी 5000 है। चेक करो क्या 5000 कम होता है 2000 से, नहीं होता है, तो ये नहीं चला। एल्स में आया, रिटर्न करो ट्रू, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ट्रू। ट्रू क्यों आया मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस वैल्यू है ट्रू और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग स्टेटस। इतना समझ गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू। इतना याद रखना। इस लाइन पे आओ, EMP2 डॉट चेक सैलरी, मतलब हम लोग एम्प्लॉय क्लास में चेक सैलरी नाम का मेथड चलाएंगे, और इस बार EMP2 के लिए चलाएंगे जिसकी सैलरी यहाँ पे 1000 है, तो क्या 1000 कम है 2000 से, बिल्कुल है। तो इधर है, रेस करो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन। नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक में चेक करो कहीं है क्या नॉट एलिजिबल, ये रहा एक्सेप्शन, तो प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल। तो पहले मेरा आंसर क्या आया था, क्या आया था, ट्रू आया था। हाँ, पहला आंसर आया था मेरा ट्रू, और फिर आ गया नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, तो ये मेरा आंसर है, ट्रू और नॉट एलिजिबल। इसमें पॉइंट क्या है नोट करने वाला कि जब भी एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल, वही बात है, कंट्रोल गो जाता है तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक में, और वहां से कंटिन्यू हो जाता है एक्सेप्शन उस जगह से। कंट्रोल वापस कभी नहीं आता उस लाइन में जहां से एक्सेप्शन रेज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। यहाँ पे क्लास है मेरे पास नॉट एलिजिबल क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है। हमने क्या करा, एम्प्लॉय का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, EMP1 नाम का 1000 पास करा, तो एम्प्लॉय का इनिट चल जाएगा, और यहाँ पे सैलरी की वैल्यू क्या चली गई 1000, ये चीज, और ये वैल्यू उठ के यहाँ आ गई, सिंपल। अब मुझसे क्या कह रहा है, ट्राई करो, क्या ट्राई करना है कि EMP1 डॉट चेक सैलरी, मतलब एम्प्लॉय क्लास में चेक सैलरी नाम का मेथड चलाओ, मैंने ये चला दिया, ठीक है। कह रहा है EMP1 के लिए, मतलब जिसकी सैलरी 1000 है, तो देखा किसकी सैलरी कितनी 1000, क्या 1000 कम है 2000 से, बिल्कुल। तो कह रहा है रेस करो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, तो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन एक्सेप्ट पे आओ, नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, हाँ ये कह रहा है रेस कर दो, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया 1, तो मेरा प्रिंट पहले हो गया 1। फिर कह रहा है रेस करो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन दोबारा से। अब इसके लिए हम दोबारा इस लाइन पे नहीं घूम के आ जाएंगे ना, इसके नीचे देखो, इसके नीचे क्या है, ये लाइन लिखी है, ये मतलब ये लाइन के बाद ये लाइन आई है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, प्रिंट होगा तो 3, तो 1 और 3 मेरा प्रिंट हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया 1 और 3। पॉइंट इसमें नोट करने वाला क्या है, जब भी दो एक्सेप्शन होती हैं एक ही मेथड के अंदर, जिस कॉलिंग ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर उनका सेम नेम है तो डिपेंड करता है कि क्या स्कोप है आपके एक्सेप्शन का। जैसे कि सबसे पहले मैंने देखा कि अगर यहाँ पे नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन है, तो इस ट्राई के लिए कौन कौन से एक्सेप्ट है, ये वाला एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे मिल गया, तो इसको चला दो। अब यहाँ पे अगर यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो इस पूरी फंक्शनैलिटी के लिए ये पूरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करी है, सिंपल। अब इसके लिए यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखा, तो हम इसके एक्सेप्ट पे जाएंगे ना, तो इस वाली एक्सेप्शन के लिए हम लोग इधर आएंगे, और इस वाली एक्सेप्शन के लिए हम लोग तुरंत इमीडिएट नीचे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कह रहा है इन्वर्टेड क्लास हमें, हमारे पास क्लास प्रोजेक्ट है, देन प्रोजेक्ट का हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास करी 1001, 1002, 1003, ये जाके हमारी यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में आ गई, और इसके एंडिट में ये वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो प्रोजेक्ट 1 डॉट वैलिडेट एम्प्लॉय 1005, तो वैलिडेट एम्प्लॉय नाम का मेथड चलाओ, 1005 पास करो, एम्प्लॉय आईडी हो गई मेरी 1005, ठीक है। अब इस फ्लैग की वैल्यू हो गई फॉल्स। कह रहा है कि हमारी एम्प्लॉय वाली लिस्ट है, इसमें 1001, 1002, 1003 पड़ा है। कह रहा है इस पे हर बार एक लूप लगाओ और चेक करो कि क्या ये हमारे 1005 के बराबर है, तो 1005 हमारे बराबर नहीं है तीनों, तो यहाँ पे ये वाले लूप का कोई काम ही नहीं हुआ, ये वाला लूप चलता रहा, बेकार हो गया। हमारी फ्लैग की वैल्यू अभी भी फॉल्स है। कह रहा है फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, हमने कहा। कह रहा है रेस करो इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन। जैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो ये अपने नियरेस्ट एक्सेप्ट देखेगा, देखिए कहाँ पे एक्सेप्ट है, तो हम इस वाले ट्राई को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे है एक्सेप्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, कह सकते हो कि जो एक्सेप्शन होता है, ये जो है पेरेंट क्लास है,
किसकी, जितनी भी और एक्सेप्शन हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे हो, आप जो है, रुको मुझे थोड़ा इसको सही करने दो। देखो आप यहाँ पे हो, आप पे कोड में कोई एरर आई, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में दिख रहा है एक्सेप्शन, और जो आपकी एरर आई उसके लिए भी एक्सेप्ट ब्लॉक है। मतलब जो आपको चाहिए इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन, ये वाली आपको एक्सेप्शन चाहिए, और आप यहाँ पे हो। तो आप जानते हो कि ये जो छोटी मोटी एक्सेप्शंस हैं ये सब चाइल्ड हैं, इसका बाप कौन है, ये है। तो ये जो एक्सेप्शन वाला है ना, ये किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, ये लाइन किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करती है। तो इसके पास जब पूरी ताकत है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने की, और आप यहाँ हो तो आपके पास कौन है, ये है। अब आप ही बताओ, अब आप देखो आप ढूंढ किसको रहे हो, IEEE को ढूंढ रहे हो। यहाँ पे देखो IEEE को ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, पर आपको रास्ते में एक ऐसा आदमी मिला जो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लेता है, तो आप उसके पास ही जाओगे ना। तो तुरंत हमने ट्राई के जस्ट बाद देखा एक्सेप्ट क्या लिखा है, एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्शन जो है हमारी पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शंस की। तो हमें अगर यहीं पे हमारा सोल्यूशन मिला है तो हमारा यही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, प्रिंट हो जाएगा 2। अब मैं कहता हूँ कि मान लो कि ये 2 लाइन जो हैं, ये 2 लाइन मेरी कहाँ लिखी है, ये 2 लाइन लिखी है यहाँ पे। मैं कहता हूँ पहले मेरी ये लाइन आई, फिर मेरी ये लाइन आई, फिर मेरी ये लाइन आई, इसके बाद हमारी ये 2 लाइन आई। तो इस केस में अब क्या होगा, अब देखो हमने ट्राई करा था तो हमें एरर आई थी इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन। तो सबसे पहले हम लोग इधर आए, यहाँ पे एरर आई, मैंने बोला है ना कि ये लाइन यहाँ पे नहीं है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो फिर इधर आए, एक्सेप्ट करा इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन, तो यहीं पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 3, फिर वो एक्सेप्शन के पास नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कि एक्सेप्शन है हमारी पेरेंट क्लास सारी एक्सेप्शंस की, तो इसके पास पूरी ताकत है कि किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है। तो अगर ये पहले दिख गई तो हम लोग इसी से काम निकलवा लेंगे, अगर ये नहीं दिखी तो हम लोग जिसको ढूंढ रहे हैं उसी को ढूंढ के अपना काम निकलवाएंगे। समझ रहा हो। तो इसी तरह से जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है नोट करने वाला, कि भाई एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एक्सेप्शन क्लास का, इसको हम लोग जो है एट द एंड लिखते हैं, ताकि बाकी जितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक है वो सब काम कर सके। मतलब इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन आ सकती थी, हमें पता था, मगर हमें हमेशा जो एक्सेप्शन जो है, ये मेन जो बाप है सबका एक्सेप्शंस का, इसको हमेशा आखिरी में लिखना चाहिए, ताकि पहले सारी एक्सेप्शन जो हम सोच रहे हैं आएंगी वो सब उसको चेक कर ले, अगर आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग काम कर दे, अगर नहीं मिला तो आखिर में ये तो काम मेरा कर ही देगा ना, गॉड फादर है।